जब मुल्ला नसरुद्दीन ने आंख बंद करके सुल्तान की चुनौती स्वीकारी, दरबार में उस दिन बड़ा ही असामान्य माहौल था। सुल्तान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठकर कानाफूसी कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुल्तान आज कौन सी नई चालाकी या चुनौती सामने रखने वाले हैं। तभी सुल्तान ने अपनी ऊंची आवाज में ऐलान किया, दरबारियों, आज मैं तुम सबको एक अजीब और कठिन चुनौती सुनाने वाला हूं। जो इस चुनौती को पार करेगा उसे मैं सोने से तौल दूंगा और जो असफल होगा उसका मजाक पूरी दुनिया में उड़ेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई सोचने लगा कि कहीं यह तलवारबाजी की परीक्षा तो नहीं, कोई सोच रहा था शायद कोई मुश्किल पहेली। इतने में सुल्तान ने अपनी बात पूरी की। चुनौती यह है कि जो भी मेरी परीक्षा देगा उसे आंख बंद करके मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल साधारण भी हो सकते हैं और उलझन भरे भी, लेकिन याद रखो, आंख बंद करने का मतलब है तुम्हें न तो इशारे दिखेंगे और न ही चेहरे पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ दिमाग और हाजिर जवाबी से ही जीतना होगा। सारे दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके माथे पर पसीना छलक आया। आंख बंद करके सवालों का जवाब देना आसान नहीं था। इतने में पीछे से एक परिचित हंसी गूंजी। हुजूर, अगर आंख बंद करके जवाब देना है तो यह खेल तो मेरे लिए ही बना है। दरबारियों की गर्दनें घूमी और सबकी नजरें उस आदमी पर टिक गईं, मुल्ला नसरुद्दीन। उसकी अदा ही निराली थी। वह हाथ में अपनी पुरानी टेढ़ी छड़ी लिए चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास लिए आगे बढ़ा। सुल्तान मुस्कुराए। मुल्ला, मुझे पता था तुम ही इस खेल में उतरोगे। तो बताओ, क्या स्वीकार करते हो चुनौती? नसरुद्दीन ने आंखें बंद कर लीं और बोला, हुजूर, मैंने तो बचपन से ही बंद आंखों से दुनिया देखी है, क्योंकि लोग अक्सर खुली आंखों से धोखा खाते हैं। लेकिन मैं आंखें बंद करके सच समझ जाता हूं। चुनौती स्वीकार है। दरबार हंसी और ताली की आवाज से गूंज उठा। सुल्तान ने पहली परीक्षा शुरू की। मुल्ला, बताओ, मेरे दाहिने हाथ में क्या है? नसरुद्दीन ने पलक झपकाए बिना आंखें बंद किए ही जवाब दिया, हुजूर, आपके दाहिने हाथ में वही चीज है जो हर सुल्तान के दाहिने हाथ में होती है, या तो ताकत का अहंकार या फिर ताज का बोझ। लेकिन अगर चीज पूछ रहे हैं तो शायद आपकी अंगूठी होगी, जिसे आप कभी उतारते नहीं। सुल्तान हक्के बक्के रह गए। सचमुच उनके हाथ में वही अंगूठी थी। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सुल्तान ने तुरंत दूसरा सवाल दागा। ठीक है मुल्ला, अब बताओ मेरे पीछे कितने दरबारी खड़े हैं? मुल्ला ने फिर वही अंदाज दिखाया। हुजूर, आपके पीछे दरबारी कम और चापलूस ज्यादा हैं। गिनती करूं तो शायद 7 होंगे, लेकिन असलियत में उनमें से आधे तो आपकी छाया देखकर भी हां में हां मिलाते हैं। सुल्तान ने पीछे मुड़कर देखा। वास्तव में 7 दरबारी खड़े थे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अब सुल्तान का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उन्होंने तीसरी परीक्षा रखी। अगर तुम सचमुच इतने होशियार हो तो ये बताओ, मेरे सिर पर अभी क्या गुजर रही है? यह सवाल सुनते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें नसरुद्दीन पर टिक गईं, लेकिन मुल्ला के होंठों पर वही शरारती मुस्कान खेल रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, हुजूर, आपके सिर पर अभी 3 चीजें गुजर रही हैं। पहला, गर्मी की वजह से पसीने की बूंदें। दूसरा, सवालों की चिंता कि कहीं मुल्ला आपको मात ना दे दें। और तीसरा, आपकी पगड़ी, जो इतनी भारी है कि कभी भी गिर सकती है। सुल्तान हंसी रोक नहीं पाए। पगड़ी सचमुच थोड़ी ढीली हो गई थी। दरबारी ठाकों से लोटपोट हो गए। लेकिन तभी सुल्तान ने आंखें सिकोड़कर कहा, अच्छा मुल्ला, अब आखिरी सवाल सुनो। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो सारी जीत बेकार हो जाएगी। बताओ, मेरी अगली चाल क्या होगी? पूरा दरबार सन्न रह गया। सवाल ऐसा था जिसका अंदाजा लगाना असंभव था। आखिर सुल्तान की अगली चाल तो खुद सुल्तान ही जानते थे। मुल्ला ने पलकें झपकाए बिना आंखें बंद किए धीरे धीरे कहा, हुजूर, आपकी अगली चाल यही होगी कि आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा उल्टा। मैं ही आपको हंसा हंसा कर बेवकूफ बना दूंगा। सुल्तान ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन तभी सुल्तान अचानक खड़े हो गए और गूंजती आवाज में बोले, ठहरो, अब मैं खुद अपनी अगली चाल बदलता हूं। मुल्ला, अब तुम्हें आंख बंद करके सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देने होंगे, बल्कि पूरे दरबार को आंख बंद करके रास्ता दिखाना होगा। और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इस दरबार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मुल्ला ने आंखें खोलीं, हल्की मुस्कान दी और बोला, हुजूर, अगर आंख बंद करके रास्ता दिखाना है
तो सब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। दरबारियों की सांसें थम गईं। और तभी जब नसरुद्दीन ने आंख बंद करके पूरे दरबार को रास्ता दिखाया, दरबार में खामोशी गहरी हो गई। सबके दिलों की धड़कनें मानो कानों तक सुनाई दे रही थीं। सुल्तान ने अपना फरमान सुना दिया था। अब मुल्ला नसरुद्दीन को आंखें बंद करके पूरे दरबार को रास्ता दिखाना था। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी के चेहरे पर भय था, किसी पर उत्सुकता और किसी पर यह उम्मीद कि शायद अब मुल्ला की चालाकियां खत्म होंगी। लेकिन मुल्ला, वो तो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और अपनी पुरानी टेढ़ी छड़ी को जमीन पर टिका दिया। फिर बोला, हुजूर, आंखें बंद करके रास्ता दिखाना मेरे लिए कठिन नहीं, लेकिन दरबारियों के लिए मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि आंखें बंद होने पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग खुद पर भरोसा खो देते हैं, और जहां भरोसा डगमगाए वहां रास्ता कभी साफ नहीं दिखता। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, तो फिर देख लें आज तुम्हारा भरोसा कितना पक्का है। आदेश दिया गया कि सारे दरबारी मुल्ला के पीछे चलें। दरबारियों ने हिचकिचाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। कोई बुदबुदा रहा था, ये तो हमें गड्ढे में गिरा देगा। कोई कह रहा था, अगर ये सच में पार ले गया तो इसकी शोहरत और बढ़ जाएगी। नसरुद्दीन ने अपनी छड़ी से जमीन ठोंकी और बोला, सब कान खोलकर सुन लो, अब जो मैं कहूंगा वही करना होगा। कदम छोटा रखना, सांस गहरी लेना और सबसे अहम, डर को बाहर छोड़ देना। सब उसकी आवाज पर भरोसा करके चलने लगे। मुल्ला ने चालाकी से उन्हें दरबार से बाहर ले जाकर एक लंबी गली में पहुंचाया। गली में पत्थर उभरे हुए थे, कहीं कहीं पानी जमा था, लेकिन मुल्ला ने पहले ही कहा, दाहिने पैर को धीरे धीरे उठाओ और पानी की आवाज सुनो। जहां छींटे न पड़े वहीं पैर रखना। अगर गड़बड़ करोगे तो सब गीले हो जाओगे। दरबारियों ने वैसा ही किया और सचमुच बिना गिरे सब आगे बढ़ गए। अब गली में मोड़ आया। मुल्ला ने कहा, सुनो, बाईं तरफ दीवार है, सब हाथ बढ़ाकर दीवार छुओ और उसके सहारे चलो, लेकिन सावधान रहना, दीवार पर धूल है। अगर मन साफ नहीं होगा तो हाथ गंदे हो जाएंगे। दरबारी दीवार को छूते हुए बढ़े और सचमुच दीवार पर धूल थी। कई दरबारी बड़बड़ाने लगे, हाथ गंदे हो गए। मुल्ला ठठाकर हंसा, देखा, कहा था ना मन साफ रखो। जिसने मन में गंदगी सोची उसी के हाथ गंदे हुए, बाकियों के तो बस थोड़ी सी धूल लगी। सुल्तान पीछे पीछे यह सब देख रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर मुल्ला ने सबको एक चौक पर रोका और कहा, अब सबके सामने 3 रास्ते हैं, लेकिन आंखें बंद होने पर रास्ता देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। ध्यान से सुनो, एक तरफ से ऊंट की घंटियों की आवाज आ रही है, दूसरी तरफ से बच्चों की हंसी और तीसरी तरफ से ढोल की थाप। बताओ कौन सा रास्ता चुनोगे? दरबारी असमंजस में पड़ गए। किसी ने कहा, ढोल की तरफ चलें, किसी ने कहा, बच्चों की हंसी का मतलब सुरक्षित रास्ता होगा। तभी मुल्ला हंसा और बोला, यही तो फर्क है आंखें खुली और बंद होने में। आंख खुली हो तो इंसान दूसरों को देखकर फैसला करता है, आंख बंद हो तो खुद को सुनकर। असली रास्ता वो है जहां तुम्हें अपने भीतर का डर सबसे ज्यादा लगे, और वो है ऊंट की घंटियों वाला रास्ता, क्योंकि वहां रेगिस्तान की तरफ जाना पड़ेगा। सारे दरबारी हिचकिचाए, मगर मुल्ला की बात मान ली और सचमुच वही रास्ता सही निकला। धीरे धीरे मुल्ला उन्हें लेकर महल के बाग तक पहुंचा दिया। वहां उसने कहा, अब आंखें खोल लो। सबने पट्टी हटाई तो देखा कि वे सुरक्षित महल के बाग में खड़े हैं। हर कोई हैरान था। सुल्तान ने तालियां बजाईं और बोले, मुल्ला, तुमने तो कमाल कर दिया। न सिर्फ रास्ता दिखाया बल्कि इन सबको एक सीख भी दी। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आंख बंद करके रास्ता दिखाना मुश्किल नहीं होता, अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो और वह सुनना जानता हो। दुनिया में सबसे बड़ी आंखें कान हैं और सबसे बड़ा रास्ता विश्वास है। दरबार गूंज उठा ठहाकों और तालियों से। लेकिन तभी मुल्ला ने अपनी छड़ी घुमाई और बोला, लेकिन हुजूर, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली सवाल तो ये है, क्या आपने भी आंखें बंद करके मेरा रास्ता माना या सिर्फ दरबारियों की परीक्षा ली? सुल्तान थोड़ी देर चुप रहे, फिर हंसकर बोले, मुल्ला, शायद अब मेरी परीक्षा की बारी है। और पूरा दरबार एक बार फिर उत्सुकता से भर गया। चखानी का अंत और सीख। इस घटना से दरबारियों ने सीखा कि अंधेरे और उलझन में भी इंसान अगर भरोसे और समझदारी से काम ले तो हर मुश्किल पार हो सकती है। डर आंखों से नहीं, मन से पैदा होता है।
और जब मन साफ हो तो हर रास्ता साफ नजर आता है। अगली कहानी। भूख और धैर्य की चुनौती में मुल्ला का अद्भुत प्रयोग। शहर की सबसे बड़ी समस्या उस दिन भूख बन गई थी। यह भूख केवल गरीबों की नहीं थी, बल्कि अमीरों और दरबारियों की भी थी। वजह यह थी कि सुल्तान ने अचानक दरबार में एक अजीब ऐलान कर दिया। आज से कोई भी दरबारी, कोई भी सेवक और यहां तक कि मैं खुद भी सूरज डूबने तक एक निवाला भी नहीं खाएगा। जो इस धैर्य की परीक्षा में सफल होगा उसे मैं अमूल्य इनाम दूंगा, और जो असफल हुआ उसकी नाक कट जाएगी दरबार की इज्जत में। दरबारी हक्के बक्के रह गए। दिन तो अभी शुरू ही हुआ था और सबके पेट में पहले से ही चूहे कूद रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, हुजूर, इतनी बड़ी सजा। किसी ने बुदबुदाया, भूख सबसे बड़ी यातना है। सुल्तान ने सबको डपटते हुए कहा, धैर्य का असली मूल्य वही जान सकता है जिसने भूख को हराया हो, और मैं चाहता हूं कि मेरे दरबारी दुनिया के सबसे धैर्यवान हों। इतना सुनते ही पीछे से एक ठहाका गूंजा। हुजूर, अगर धैर्य और भूख की लड़ाई करनी है तो इसमें मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सब ने देखा, यह तो मुल्ला नसरुद्दीन था। वह आराम से अपने पुराने कुर्ते को झाड़ते हुए दरबार में चला आया। उसकी चाल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी थी और चेहरा बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने उसे भूखा रखने की सजा नहीं बल्कि हलवा खाने का न्योता दिया हो। सुल्तान ने भौहें उठाईं। तो मुल्ला, तुम दावा करते हो कि तुम सूरज ढलने तक भूख को सहन कर सकते हो? नसरुद्दीन ने हंसकर जवाब दिया, हुजूर, मेरे लिए भूख कोई समस्या नहीं। मैंने तो कई बार बिना खाए पूरी रात तक इंतजार किया है। कभी बीवी के हाथ की रोटियां देर से बनी, कभी पड़ोसी के घर से महक आ रही थीं और मैं उसी में पेट भर लेता था। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं इस चुनौती में जीतकर ही मानूंगा। दरबारी हंस पड़े। ये भी कोई बात हुई? हवा सूंघकर कोई पेट भर सकता है? नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर भूख पेट में है तो उसका इलाज दिमाग से करना पड़ता है, और दिमाग मेरे पास कम नहीं। सुल्तान ने आदेश दिया, ठीक है मुल्ला, अगर तुम सफल हुए तो इनाम मिलेगा, लेकिन असफल हुए तो सजा भी बड़ी होगी। दत्तार और अब चुनौती की शुरुआत। दिन चढ़ने लगा, सूरज की तपिश बढ़ी और साथ ही दरबारियों की भूख भी। सुबह का नाश्ता छूटा, दोपहर तक सबके चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने पेट पकड़ रखा था, कोई बार बार पानी पी रहा था। लेकिन नसरुद्दीन, वो तो दरबार के बीचों बीच बैठा, आंखें बंद किए कभी सीटी बजा रहा था, कभी अपनी छड़ी से जमीन पर ताल दे रहा था। दरबारियों ने चिढ़कर पूछा, मुल्ला, तुम्हें भूख नहीं लग रही? नसरुद्दीन ने आंख खोलकर कहा, भूख लग रही है, पर मैंने उसका इलाज ढूंढ लिया है। सब उत्सुक हो गए, कैसा इलाज? नसरुद्दीन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मैंने अपने दिमाग में कल्पना कर ली है कि मेरे सामने बड़ा सा थाल रखा है। उसमें गर्मागर्म पुलाव, सुगंधित कबाब, मलाईदार खीर और ताजे फलों का रस। अब जब मैं ये सब सोचता हूं तो भूख भाग जाती है। दरबारी हंसी में लोटपोट हो गए। वाह मुल्ला, अगर सोचने से ही पेट भर जाता तो दुनिया में कोई भूखा ना मरता। नसरुद्दीन ने कंधे उचकाए। तो फिर मेरी ही तरह सोचो ना, क्यों परेशान हो? दबन्यांसो दरबारियों की चाल। लेकिन भूख बर्दाश्त करना आसान नहीं था। दोपहर होते होते कुछ दरबारी झुककर सुल्तान से बोले, हुजूर, ये मुल्ला तो चालाक है। ये दिखावा कर रहा है कि इसे भूख नहीं लगती। क्यों ना हम इसे परखें? सुल्तान ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर मुल्ला सचमुच भूखा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुरंत आदेश दिया गया कि दरबार में तरह तरह के व्यंजन पकाए जाएं। रसोइये लग गए और कुछ ही देर में दरबार महक उठा। तली हुई मछली, कबाब, शहद में डूबे लड्डू और गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू हर तरफ फैल गई। दरबारी चुपके से नसरुद्दीन की ओर देखने लगे। वे सोच रहे थे कि अब ये भूख से तड़पकर टूट पड़ेगा। लेकिन मुल्ला ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और बोला, आहा, यही तो चाहिए था। अब मेरी कल्पना असली महक के साथ मिल गई है। अब तो मैं और भी तृप्त हो गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। काम, अप्रत्याशित प्रयोग। शाम ढलने लगी। दरबारियों की हालत खराब थी। किसी का पेट गुड़गुड़ा रहा था, कोई कुर्सी पर झुककर बैठा था। लेकिन नसरुद्दीन पहले से ज्यादा फुर्तीला लग रहा था। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, मुल्ला, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा राज है कि तुम भूखे होकर भी इतने प्रसन्न हो? नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, राज यही है कि मैंने भूख को दुश्मन नहीं
दोस्त बना लिया। जब पेट खाली होता है तो मैं उसे सजा नहीं मानता, बल्कि ये सोचता हूं कि अब मेरे पास जगह है नए स्वाद और अनुभव भरने की। और फिर मैं अपने दिमाग को ऐसे उलझा लेता हूं कि भूख को समय ही नहीं मिलता मुझे सताने का। दरबारी दंग रह गए, लेकिन तभी एक दरबारी खड़ा होकर बोला, हुजूर, ये मुल्ला धोखा दे रहा है। इसे कहीं ना कहीं से खाना जरूर मिल रहा है, हमें इसका प्रमाण चाहिए। सुल्तान ने गंभीर होकर कहा, ठीक है मुल्ला, अगर तुम सचमुच बिना खाए रहे हो तो हमें एक प्रयोग दिखाओ, ऐसा प्रयोग जिससे साबित हो कि भूख पर तुम्हारा पूरा काबू है। नसरुद्दीन ने हंसते हुए अपनी छड़ी घुमाई और बोला, हुजूर, अभी दिखाता हूं। वह उठा, पास रखे एक खाली मटका उठाया और बोला, यह मटका अब से मेरा रसोई घर है। उसने मटका अपने सिर पर रखा और दरबार के बीच घूमते हुए कहने लगा, मैं कल्पना करता हूं कि इसमें उबलता दूध है, उसमें मैं चावल डालता हूं, अब उसमें चीनी डाली, अब केसर डाली, आहा, खीर तैयार। वह झुककर मटके में झांकता, चम्मच से हिलाने का नाटक करता और फिर तृप्त भाव से पेट पर हाथ फेरता। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। द स्टैन, अप्रत्याशित मोड़। लेकिन अचानक एक दरबारी भागा भागा आया और बोला, हुजूर, रसोई से सचमुच खीर की खुशबू आ रही है और मटके में सचमुच खीर जैसा कुछ झलक रहा है। सब चौंक गए। सुल्तान उठ खड़े हुए, मटका देखा, वाकई उसमें दूधिया झाग जैसा कुछ था। सब दंग रह गए। ये कैसे हुआ? नसरुद्दीन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, जब इंसान धैर्य से भूख को साध लेता है तो उसका दिमाग चमत्कार करने लगता है। यह असली खीर है या मेरी कल्पना का असर, ये तो आप ही तय कीजिए। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन दरबारियों के मन में अब और भी सवाल उठ गए। क्या मुल्ला सचमुच भूख को जीत गया था या उसने कोई चाल चली थी? क्या यह चमत्कार था या सिर्फ उसकी हाजिर जवाबी का असर? दरबार में एक अजीब सी बेचैनी और रहस्य की हवा फैल गई। और तभी नसरुद्दीन ने कहा, हुजूर, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। जब भूख की असली ताकत ने दरबार को हिला दिया। दरबार में जैसे ही नसरुद्दीन ने कहा, असली परीक्षा तो अभी बाकी है, सबके कान खड़े हो गए। सुल्तान भी सीधा होकर बैठ गए। दरबारी पहले से ही थके हारे, भूख से बेहाल थे। उन्हें लग रहा था कि अब शायद मुल्ला का खेल खत्म होगा और उनकी तकलीफ भी। लेकिन नसरुद्दीन की आंखों में अजीब चमक थी। उसने सिर पर रखा मटका धीरे से नीचे उतारा और बोला, हुजूर, अभी तक हमने भूख को केवल सहा है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब भूख सहने वाले लोग किसी काम में लग जाते हैं। भूख अगर सिर्फ पेट में रहे तो शरीर को तोड़ देती है, लेकिन अगर दिमाग में डाल दी जाए तो वही भूख इंसान को जगा देती है। दरबारी हैरान रह गए। भूख कैसे किसी को जगा सकती है? नसरुद्दीन ने एक प्रयोग करने का सुझाव दिया। हुजूर, आदेश दीजिए कि सारे दरबारी आंखें बंद करके बैठ जाएं। मैं उन्हें भूख से लड़ने का तरीका दिखाऊंगा। सुल्तान ने अनुमति दे दी। दरबारियों ने आंखें बंद कीं। नसरुद्दीन ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, कल्पना करो कि सामने तुम्हारे लिए थाल सजा है। उसमें खाना नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े सपने रखे हैं। किसी के लिए दौलत, किसी के लिए शोहरत, किसी के लिए सत्ता। अब सोचो, अगर तुम भूख सह गए तो वो सपना तुम्हें मिलेगा। अगर हार मान ली तो सपना भी खो दोगे। दरबारियों के चेहरे बदलने लगे। भूख से तड़पते चेहरे अचानक दृढ़ लगने लगे। किसी ने मुट्ठी भींची, किसी ने सीना तान लिया। फिर नसरुद्दीन ने कहा, अब सब खड़े हो जाओ और एक एक कदम बढ़ाते जाओ। हर कदम पर समझो कि तुम भूख से नहीं, अपनी कमजोरी से लड़ रहे हो। और जब कदम 10 पूरे हो जाएं, तब आंखें खोलना। सबने वैसा ही किया। जब आंखें खोलीं तो अचरज से देखा कि वही लोग जो कुछ देर पहले भूख से टूटे जा रहे थे, अब सीधा खड़े थे और चेहरों पर आत्मविश्वास लौट आया था। सुल्तान ने विस्मय से कहा, मुल्ला, ये कैसे हुआ? ये तो जादू लगता है। नसरुद्दीन हंसा, हुजूर, ये जादू नहीं, भूख की असली ताकत है। जब इंसान भूख से भागता है तो वो उसे निगल जाती है, लेकिन जब वही इंसान भूख को चुनौती मान ले तो वही भूख उसकी ताकत बन जाती है। भूख हमें याद दिलाती है कि हमारी जरूरतें असली नहीं, हमारी इच्छाएं असली हैं, और जिसने इच्छाओं को साध लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। पूरा दरबार ताली और ठहाकों से गूंज उठा। डाबा, भूख की अंतिम परीक्षा। लेकिन तभी एक दरबारी, जो हमेशा नसरुद्दीन से चिढ़ा रहता था, खड़ा होकर बोला, हुजूर, ये सब तो बातें हैं, लेकिन जब असली खाना सामने होगा तो मुल्ला भी टूट पड़ेगा।
अगर ये सच में भूख पर काबू रखता है तो इसे अभी परख लीजिए। सुल्तान ने आदेश दिया। ठीक है, सारी रसोई से व्यंजन लाए जाएं और मुल्ला को इनके बीच बैठाकर देखो क्या करता है। कुछ ही देर में दरबार महक उठा। थालों में गर्मागर्म बिरयानी, मीठे लड्डू, मलाईदार खीर, ताजा रोटियां, कबाब और फल रख दिए गए। उनकी खुशबू से सबके मुंह में पानी भर आया। नसरुद्दीन को इन सबके बीच बैठा दिया गया। दरबारी सोच रहे थे अब ये टिक नहीं पाएगा, लेकिन मुल्ला ने आराम से हाथ जोड़े, आंखें बंद कीं और गुनगुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, हुजूर, ये व्यंजन मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें जवाब देता हूं, आज नहीं, जब तक सूरज न डूबे मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि व्यंजन की खुशबू भी मानो उसका कुछ बिगाड़ न सकी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। सबकी निगाहें आकाश पर थीं। जैसे ही सूरज क्षितिज के पार गया, सुल्तान खड़े होकर बोले, मुल्ला नसरुद्दीन, तुमने ये चुनौती जीत ली। भूख और धैर्य की असली ताकत आज तुमने सबको दिखा दी। आज से ये दरबार भूख से डरने के बजाय उसे सहने और उससे सीखने का पाठ पढ़ेगा। पूरा दरबार गूंज उठा। डाई, कहानी का अंत और सीख। उस रात दरबारियों ने भरपेट खाना खाया, लेकिन नसरुद्दीन ने सिर्फ एक रोटी और प्याज से ही पेट भरा। जब किसी ने पूछा क्यों, तो उसने मुस्कुराकर कहा, भूख तो मिट गई, लेकिन धैर्य को भूखा रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर धैर्य तृप्त हो गया तो इंसान जल्दी हार मान लेता है। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, आज तुमने हम सबको सिखा दिया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इच्छाओं और सपनों की भी होती है, और जिसने भूख को साध लिया उसने खुद को जीत लिया। दरबार हंसी, तालियों और प्रशंसा से भर उठा। सीख, भूख सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, अगर उसे धैर्य और समझदारी से साध लिया जाए। जिसने भूख को जीत लिया वह दुनिया की हर चुनौती जीत सकता है। अगली कहानी। जब नसीरुद्दीन ने बिना खर्च किए दावत उड़ा दी। मुल्ला नसीरुद्दीन की आदत ही अजीब थी। शहर में उनके किस्से लोगों की जुबान पर रहते। कोई उन्हें चालाक कहता, कोई हाजिर जवाब, तो कोई कहता कि वह सिरफिरे हैं। पर सच यही था कि उनकी बुद्धि ऐसी जगह काम आती थी जहां बड़े बड़े अक्लमंद भी ठिठक जाते। एक रोज शहर के सबसे बड़े खानसामे ने अपने घर एक शाही दावत रखी। यह खानसामा सुल्तान के दरबार में रसोई का काम देखता था और उसके हुनर की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसने निश्चय किया कि वह शहर के रईसों, अमीरों और दरबारियों को बुलाकर अपना रुतबा दिखाएगा। निमंत्रण पत्र वितरित किए गए, लेकिन मजे की बात यह थी कि निमंत्रण पत्र पर नाम देखकर हर कोई चकित था। उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम नहीं लिखा गया था। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। अरे, क्या मुल्ला नसीरुद्दीन को दावत में नहीं बुलाया? शायद खानसामे को डर होगा कि कहीं मुल्ला अपनी मजाकिया बातों से उसकी शान न बिगाड़ दे, या फिर वह सोचता होगा कि नसीरुद्दीन गरीब आदमी है, कपड़े लत्ते पुराने, मेहमानों में बुरा न लगे। मुल्ला को जब खबर मिली तो वह मुस्कुराए। तो ये साहब सोचते हैं कि मैं खाने लायक नहीं हूं। अच्छा, फिर देखते हैं उनकी दावत कैसे मजेदार बनती है। दावत का दिन आया। हवेली जगमगा रही थी। लालटेनें टंगी थीं, गुलाब और चमेली की खुशबू से हवा महक रही थी। रेशमी कालीन बिछे थे और चांदी के बर्तन चमचमा रहे थे। हर दरबारी ने रेशमी पोशाक पहनी, सिर पर पगड़ी सजाई और सोने चांदी के गहनों से रौनक बढ़ाई। इसी बीच दरवाजे पर एक अफरा तफरी मच गई। सबकी नजरें उठीं। दरवाजे से एक शाही सवारी आई। घोड़े पर बैठा व्यक्ति रेशमी अचकन, मखमली शाल और चमचमाते जूतों में लिपटा था। सिर पर पगड़ी ऐसी मानो किसी नवाब की हो। कौन है ये? सबने हैरानी से पूछा। दरवाजा खोला गया और अचकन वाला आदमी उतरा। लोग दंग रह गए। वह और कोई नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन थे। खानसामा हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, ये कहां से इतने नवाबी कपड़े ले आए? मैंने तो इन्हें गरीबों जैसे कपड़ों में ही देखा है। नसीरुद्दीन अंदर घुसे और सीधे मेहमानों में जा बैठे। खानसामा मजबूरन मुस्कुराया और बोला, आइए मुल्ला साहब, स्वागत है। आप तो आज बादशाह जैसे लग रहे हैं। मुल्ला मुस्कुरा दिए। भाई, दावत बड़ी शाही है तो सोचा कपड़े भी शाही पहन लूं। अब भोजन शुरू हुआ। मेजों पर तरह तरह के पकवान सजे थे। शाही बिरयानी, काबुली पुलाव, सीख कबाब, शीरमाल,
मेवे की खीर और न जाने कितने व्यंजन। मेहमान खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन मजेदार बात यह हुई कि जैसे ही मुल्ला खाना उठाते, वह अपने हाथ की बजाय अपनी अचकन और शाल को खिलाने लगते। बिरयानी का चम्मच उठाकर बोले, लो अचकन भाई, तुम भी खाओ। सीख कबाब उठाकर बोले, मखमली शाल, ये तुम्हारे लिए है। और शीरमाल तो उन्होंने अपनी पगड़ी पर रख दी और कहा, पगड़ी साहब, मजा लो। पूरा दरबार हक्का बक्का। कोई हंसी दबाए बैठा था, कोई समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार खानसामा ने झुंझलाकर कहा, मुल्ला साहब, ये क्या कर रहे हैं? कपड़ों को कोई खाना खिलाता है क्या? मुल्ला आराम से बोले, क्यों नहीं? असल में आपने तो मुझे नहीं बुलाया था, आपने तो मेरे कपड़ों को बुलाया था। अगर मुझे बुलाते तो मैं अपने पुराने कपड़े पहनकर आ जाता। अब जब आपने मेरे कपड़ों को दावत दी है तो खाना भी इन्हीं को मिलना चाहिए। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खानसामे की हालत पतली हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब वह कुछ कर नहीं सकता था। मुल्ला ने धीरे से अपने सामने का कबाब उठाया और खुद भी छक लिया। फिर बोले, खैर, कपड़ों ने भी दावत का मजा लिया और मैंने भी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दरबार में बैठे एक चालाक वजीर ने मौका देख लिया। उसने कहा, मुल्ला, आप तो बहुत चतुर हैं, लेकिन असली बुद्धि तब मानी जाएगी जब आप बिना एक भी सिक्का खर्च किए खुद अपनी दावत रखकर हमें खिलाएं। तब देखेंगे आपकी समझदारी। पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। सबको लगा अब मुल्ला फंस गए। दावत देना आसान नहीं था, खासकर बिना खर्च किए। मुल्ला ने आंखें बंद कीं, कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुजूर, अगर यही चाहत है तो मैं दावत रखूंगा। और हां, आप सब मेहमान बनकर आइएगा। बस मेरी एक शर्त होगी, आप सबको मेरे कहे अनुसार चलना होगा। वजीर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, देखेंगे आप कैसे बिना खर्च के दावत देते हैं। सभी ने दिन तय कर दिया। अब शहर में चर्चा थी, अरे नसीरुद्दीन बिना खर्च किए दावत देगा, ये तो कमाल होगा। लोग दांव लगाने लगे, अरे नामुमकिन है, कभी हुआ है क्या ऐसा? मुल्ला पागल है, बस मजाक कर रहा है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। दावत का दिन आया। दरबारियों और शहर के अमीरों ने फिर से अपनी अपनी शानदार पोशाकें पहनी और नसीरुद्दीन के घर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर वे सब दंग रह गए। न मुल्ला के घर कोई कालीन, न बर्तन, न कोई पकवान, न महक। बस मुल्ला एक चारपाई पर आराम से बैठे थे और सामने एक खाली चूल्हा रखा था। वजीर ने हंसकर कहा, तो मुल्ला साहब, यही है आपकी दावत? हमें तो भूखा मार देंगे आप। मुल्ला ने ताली बजाई और बोले, धैर्य रखिए जनाब, असली दावत शुरू होती है अभी। उन्होंने सब मेहमानों को बैठाया और कहा, आज की दावत में न मैं पकवान दूंगा न मिठाई, लेकिन आप सब दावत का आनंद लेंगे और बिना एक सिक्का खर्च किए आपको पेट भर तृप्ति मिलेगी। सभी हंसने लगे, पर कुछ ही देर में माहौल ऐसा हुआ कि लोग सचमुच हंसी खुशी से लोटपोट हो गए। मुल्ला ने अपनी हाजिर जवाबी, मजाक और चुटकुलों से ऐसा समा बांधा कि लोग भूख ही भूल गए। फिर उन्होंने शहर के कुछ गायक और ढोलकिए बुला ली, जो दोस्ती में मुफ्त आ गए। गाने बजाने का ऐसा रंग जमा कि मेहमान झूमने लगे। इसके बाद मुल्ला ने खेल तमाशे शुरू किए, पहेलियां, हाजिर जवाबी की चुनौतियां और मजाकिया बहसें। लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए। अंत में मुल्ला बोले, जनाब, दावत सिर्फ खाने का नाम नहीं होती। असली दावत वह है जहां आत्मा तृप्त हो। आपने पेट से ज्यादा दिल भरकर हंसी खाई है और मैं बिना एक सिक्का खर्च किए आपको सबसे बेहतरीन दावत दे चुका हूं। दरबारी हक्के बक्के रह गए। वजीर भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। लेकिन तभी एक बूढ़ा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला, हंसी और ठिठोली ठीक है, पर असली दावत तो पेट भर खाने से होती है। क्या तुम सच में हम सबको खाना खिला सकते हो बिना खर्च किए? मुल्ला मुस्कुराए। उनकी आंखें चमक उठीं। खाना भी मिलेगा जनाब, और ऐसा मिलेगा कि आप सोचते रह जाएंगे। सारे दरबारी चौंक गए। कैसे? मुल्ला ने इशारा किया और तभी दरवाजे से बाहर से गली के तमाम दुकानदार, हलवाई और रसोइये अंदर आने लगे। सबके हाथ में बड़े बड़े थाल और हांडी भरी हुई थी। पकवानों की खुशबू से पूरा घर महक उठा। दरबारी दंग रह गए। अरे ये सब कहां से आ गया? मुल्ला हंसकर बोले, इन सबको मैंने कहा कि आज दावत है और जितना चाहे उतना पकवान भेजो। आपके बनाए खाने की तारीफ दरबार में होगी और आपके दुकान पर भीड़ बढ़ जाएगी। सभी ने मान लिया। अब देखिए,
आप खा भी रहे हैं और उनका व्यापार भी चमक रहा है। मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया और असली दावत भी हो गई। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हर कोई कह रहा था, मुल्ला, तुम सचमुच अद्भुत हो। वजीर सिर पकड़कर रह गया और बोला, मुल्ला, तुमसे जीतना असंभव है। लेकिन मुल्ला की आंखों में उस समय एक और चमक थी, मानो उनका असली खेल अभी बाकी हो। जब नसीरुद्दीन की दावत ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में उस दिन का नजारा किसी शाही जलसे से कम नहीं था। हलवाई, रसोइये और दुकानदारों ने इतने पकवान सजाए कि दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। कोई बिरयानी की खुशबू से मदहोश हो रहा था, कोई मलाईदार खीर देख लार टपका रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुल्ला ने बिना एक सिक्का खर्च किए सबको ऐसा भोजन जुटा दिया था जैसे किसी बादशाह की रसोई खुल गई हो। दरबारी तो खा खा कर थक गए, लेकिन मुल्ला वहीं चारपाई पर बैठे मजे से मुस्कुरा रहे थे। वजीर, जो इस पूरी दावत को नाकाम साबित करना चाहता था, आखिरकार हार मान गया और बोला, मुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि चालाकी और अक्ल से वह सब किया जा सकता है जो पैसे से भी नामुमकिन हो। लेकिन अब यह दावत तुम्हारे घर तक सीमित नहीं रहेगी। देखना, इसका असर पूरे शहर में फैलेगा। उसकी बात मजाक लग रही थी, लेकिन अगले ही दिन यह बात सच हो गई। शहर की गलियों में हर कोई नसीरुद्दीन की दावत का किस्सा सुना रहा था। दुकानदार अपने अपने ग्राहकों को गर्व से बताते, अरे मैंने ही तो वो कबाब भेजे थे जो दरबारियों ने खाए। हमारी बिरयानी की खुशबू ने ही तो पूरी महफिल लूट ली। लोग उन दुकानों की तरफ टूट पड़े जिसका नाम दावत में लिया गया। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ गई। हर हलवाई अपने बोर्ड पर लिखवा बैठा, मुल्ला नसीरुद्दीन की दावत का हिस्सा। दावत की कहानी इतनी मशहूर हुई कि आम लोग भी कहने लगे, हम तो मुल्ला की असली दावत में नहीं गए, लेकिन उनके नाम से खाने वाले पकवान हम भी खाएंगे। यानी मुल्ला की दावत पूरे शहर की दुकानों और घरों में फैल गई। अब शहर के बड़े अमीरों और रईसों को अजीब सा डर सताने लगा। वे सोचने लगे, अगर मुल्ला ने हर किसी को मुफ्त में दावत दिलवा दी तो हमारी शान और हमारी पार्टियों का क्या होगा? लोग हमारे भोज में क्यों आएंगे? इसलिए उन्होंने आपस में सलाह की और तय किया कि वे मुल्ला को एक नई चुनौती देंगे। एक दिन दरबार में सुल्तान ने ऐलान किया, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी दावत ने पूरे शहर को हिला दिया है, लेकिन अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि बिना खाने का इंतजाम किए भी तुम शहर को संतुष्ट कर सकते हो। यानी दावत तो होगी, लोग आएंगे, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं होगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया, देखें अब मुल्ला क्या करता है, बिना खाने की दावत। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए शांति से कहा, हुजूर, अगर यही आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। दावत होगी बिना खाने की और लोग संतुष्ट होकर लौटेंगे। दरबारियों को लगा यह नामुमकिन है। दावत का दिन तय हुआ। शहर में उत्सुकता चरम पर थी। हर कोई सोच रहा था, कैसे हो सकती है दावत बिना खाने के? नियत दिन को दरबारियों, अमीरों और शहर के लोग मुल्ला के आंगन में इकट्ठा हुए। इस बार वहां न कोई पकवान था, न कोई दुकानदार, बस कुछ चारपाइयां और एक बड़ा सा आंगन। वजीर हंस पड़ा, लो भाई, देख लो मुल्ला की नई दावत। यहां तो पानी तक नहीं है। मुल्ला खड़े हुए और बोले, जनाब, दावत का मतलब केवल खाने तक सीमित नहीं है। दावत का असली अर्थ है साथ बैठना, हंसना, बातें करना और पेट से ज्यादा दिल को तृप्त करना। आज की दावत में आप सब खाएंगे नहीं, बल्कि मजा इतना आएगा कि भूख ही भूल जाएंगे। फिर उन्होंने एक अजीब खेल शुरू किया। उन्होंने हर मेहमान को आंखें बंद करने को कहा और बोले, कल्पना कीजिए कि सामने शाही थाल रखा है, उसमें गर्मा गर्म बिरयानी है, मीठी खीर है, मलाईदार कबाब हैं। एक एक कौर को अपने मन में छकिए और स्वाद महसूस कीजिए। लोग हंसने लगे, पर खेल में शामिल हो गए। किसी ने कहा, वाह, मुझे तो सचमुच खीर का स्वाद आ रहा है। दूसरे ने कहा, अरे, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। दरबार हंसी और कल्पना से गूंज उठा। फिर मुल्ला ने मजेदार किस्से सुनाने शुरू किए, इतने मजेदार कि लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। हंसी में भूख कब गायब हुई किसी को पता ही नहीं चला। जब महफिल खत्म हुई तो सभी ने कहा, मुल्ला, यह दावत तो सबसे अलग थी। सचमुच मन और दिल भर गया। सुल्तान भी हंसते हंसते बोले, मुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि अक्ल से असंभव भी संभव हो सकता है। आज तुम्हारी दावत ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लोग अब समझेंगे कि असली तृप्ति भोजन से नहीं, संतोष और हंसी से होती है। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, भूख मिटाने का एक तरीका रोटी है।
लेकिन असली भूख मिटाने का तरीका इंसान का दिल है। अगर दिल भर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी दावत मिल जाती है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। खाने का निष्कर्ष। असली दावत सिर्फ खाने में नहीं होती। सच्ची तृप्ति तब मिलती है जब इंसान हंसी, खुशी और संतोष साझा करे। पैसा खर्च करके जो दावत मिलती है वह कुछ समय की होती है, लेकिन दिल से बांटी गई दावत पूरी उम्र याद रहती है। अगली कहानी। जब नसीरुद्दीन ने भूले बिसरे बाजार को चमका दिया। पुराने शहर के उस हिस्से में एक बाजार था जो कभी रौनक से भरा रहता था। वहां मिठाइयों की खुशबू, कपड़ों की खनक, मसालों की महक और खिलौनों की चमक से लोग खींचे चले आते थे। लेकिन वक्त बदल गया। अब नया बाजार खुल गया था, चौड़ा, साफ सुथरा। वहां रोशनी और सजावट थी। अमीर गरीब सब नए बाजार की तरफ खींचने लगे और पुराना बाजार वीरान होने लगा। दुकानदार दिन भर ऊँघते रहते, मक्खियां उड़ाते और शाम को मायूस लौट जाते। कोई कहता, ये पुराना बाजार अब खत्म हो जाएगा। कोई हंसकर जोड़ देता, अब तो इसे गिराकर कोई सराय या गोदाम बना देना चाहिए। लेकिन उस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठे उसी पुराने बाजार से गुजरे। उन्होंने चारों ओर सुना सुनाया हाल देखा। दुकानदार ऊबे बैठे, दुकानें सुनसान और हवा में उदासी। मुल्ला ने अपने गधे की लगाम खींची और जोर से कहा, अरे वाह, ये तो गजब का राज है। सारे दुकानदार चौकन्ने हो गए। एक ने पूछा, क्या हुआ मुल्ला, कौन सा राज? मुल्ला ने अपनी आंखें छोटी की, ऐसे जैसे कोई रहस्य खोलने वाले हों। तुम लोगों को पता ही नहीं, इस बाजार की मिट्टी में सोना छुपा है। इतना सुनते ही सब हैरान। सोना? एक दुकानदार ने हंसते हुए कहा। मुल्ला, मजाक मत करो। मुल्ला गंभीर स्वर में बोले, मजाक मैं कब करता हूं? यह मिट्टी बेकार नहीं है। आने वाले दिनों में यही बाजार पूरे शहर को चौंका देगा। अब हर दुकानदार की नींद उड़ गई। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या सचमुच यहां सोना है? अगर मुल्ला कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, लेकिन मिलेगा कैसे? मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की और बोले, धैर्य रखो। आज रात यह बात मत फैलाना। बस कल से अपनी दुकानें सजाना शुरू करो। जितनी पुरानी चीजें हैं उन्हें झाड़ पोंछ कर बाहर निकालो। मैं बताता हूं असली कमाल कैसे होगा। अगले दिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें चमकाईं। पुराने खिलौने, रंग बिरंगे कपड़े, पुराने जमाने के तांबे के बर्तन और ऐसी वैसी चीजें जो लोग भूल चुके थे, सब बाहर सजाई गईं। मुल्ला ने फिर चाल चली। वह शहर में घूम घूम कर कहने लगे, पुराने बाजार में ऐसी चीजें मिल रही हैं जो नए बाजार में कहीं नहीं, और वहां की मिट्टी में तो सोने की खुशबू है। लोग चौंक गए। सोने की खुशबू? चलो देख ही आते हैं। भीड़ धीरे धीरे पुराने बाजार की तरफ बढ़ने लगी। दुकानदारों ने भी मौका भांप कर दाम ऊंचे रख दिए, लेकिन लोग पुरानेपन और रहस्य से इतने आकर्षित हुए कि खरीदते चले गए। 3 दिन में पुराने बाजार का रंग बदल गया। अब वहां फिर से रौनक लौट आई। भीड़, हंसी ठिठोली और सौदेबाजी की आवाजें गूंजने लगीं। सुल्तान के दरबार तक खबर पहुंची, मुल्ला नसीरुद्दीन ने पुराने बाजार को फिर से जगा दिया है। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे मुमकिन हुआ? जो बाजार मर चुका था उसे उन्होंने जिंदा कैसे कर दिया? दरबारियों ने जवाब दिया, हुजूर, उन्होंने बस एक अफवाह फैलाई कि मिट्टी में सोना है, और लोगों की सोच बदल गई। सुल्तान ने आदेश दिया, मुल्ला को दरबार में बुलाओ। मुझे देखना है कि यह खेल आखिर है क्या। मुल्ला को बुलाया गया। सुल्तान ने पूछा, नसीरुद्दीन, ये सब कैसे किया तुमने? लोग तो कहते हैं तुमने मिट्टी को सोना बना दिया। मुल्ला हंसकर बोले, हुजूर, सोना तो लोगों के दिमाग में था। मैंने बस उनकी आंखें बदल दी। जो बाजार उन्हें बेकार लगता था वही मैंने उन्हें खजाना दिखा दिया। असल में चीज वही थी, बस नजरिए ने सब बदल दिया। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन यहीं पर एक चालाक वजीर ने सोचा, मुल्ला ने लोगों को मिट्टी में सोना दिखा दिया। अगर मैं इन्हें मात देना चाहता हूं तो इन्हें ऐसी चुनौती देनी होगी जिसमें नजरिया नहीं, असली काम दिखाना पड़े। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मुल्ला ने मिट्टी को सोना बना दिया। ये कमाल है, लेकिन असली हुनर तब साबित होगा जब ये बिना कुछ बेचे, बिना कुछ दिखाए, सिर्फ बातें करके पूरे शहर को खरीदने पर मजबूर कर दें। सुल्तान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, वाह, यह चुनौती दिलचस्प है। मुल्ला, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? मुल्ला मुस्कुराए, दाढ़ी सहलाई और बोले, हुजूर, चुनौती स्वीकार है। अब देखिए, जब लोग खाली हवा भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे।
दरबारियों की आंखें फैल गईं। सब बुदबुदाने लगे, खाली हवा बेचकर पैसा कमाएंगे, ये तो नामुमकिन है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। जब नसीरुद्दीन ने हवा बेचकर पूरे शहर को खरीदार बना दिया, दरबार में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। हर तरफ फुसफुसाहट थी कि आज मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर कोई अनोखी योजना बनाई है। लोगों को अभी तक उसकी चालाकी और दावत का किस्सा याद ही था, जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। मगर इस बार बात और भी अजीब थी। नसीरुद्दीन दावा कर रहा था कि वह हवा बेच सकता है। दरबारियों ने यह सुनते ही ठहाका लगाया। हवा बेचोगे? यह भी कोई चीज होती है बेचने की? एक दरबारी हंसते हुए बोला। दूसरा बोला, अरे हवा तो सबको मुफ्त में मिलती है, इसमें बेचने जैसा क्या है? मगर नसीरुद्दीन गंभीर बना रहा। उसने कहा, जनाब, जो चीज सबसे जरूरी हो वही सबसे कीमती होती है, और हवा के बिना इंसान 2 पल भी नहीं जी सकता। तो बताइए, अगर यही हवा मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक दूं, तब उसकी कीमत का अंदाजा लग जाएगा। सुल्तान ने यह सुना तो हंसते हंसते कुर्सी पकड़ ली। नसीरुद्दीन, तुम्हारी बातें मजाकिया जरूर हैं, लेकिन उनमें हमेशा कुछ सच्चाई छुपी होती है। बताओ, यह हवा बेचने का खेल तुम कैसे करोगे? मुल्ला ने हाथ बांधकर झुकते हुए कहा, हुजूर, आज शाम मैं शहर के चौक पर हवा की नीलामी करूंगा। जो भी बोली लगाएगा वही खरीदार होगा, और यकीन मानिए पूरा शहर खरीदार बनेगा। शाम को चौक पर ऐसी भीड़ जुटी जैसी किसी जश्न में होती है। हर कोई जिज्ञासु था, देखें तो सही यह नसीरुद्दीन आखिर क्या बेचता है। नसीरुद्दीन एक ऊंचे मंच पर चढ़ा, हाथ में खाली बोतल ली और बोला, ये देखो, इस बोतल में मैंने ताजी सुबह की हवा कैद की है। ये हवा इतनी शुद्ध है कि इसे सांस में भर लो तो बीमारियां भी भाग जाएंगी। भीड़ हक्की बक्की रह गई। एक व्यापारी आगे आया और बोला, मुल्ला, यह मजाक है या सच? नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, मजाक? जनाब, आप दिन रात सोना चांदी इकट्ठा करते हैं, मगर यह नहीं समझते कि सबसे बड़ा खजाना तो यही हवा है। सोचिए, अगर यह खत्म हो जाए तो आपके सारे खजाने किस काम आएंगे? लोग उसकी बातों पर सोच में पड़ गए। तभी नसीरुद्दीन ने बोला, पहली बोली, इस हवा की बोतल के लिए कौन 5 चांदी देगा? भीड़ चुप रही। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, मुल्ला, मुझे सांस लेने में दिक्कत रहती है। अगर यह हवा सचमुच काम करे तो मैं 5 चांदी दूंगा। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन नसीरुद्दीन ने उस आदमी को बोतल पकड़ा दी। लो, इसे खोलकर सांस लो, फर्क महसूस होगा। बूढ़े ने जैसे ही बोतल खोली, उसने लंबी सांस ली और बोला, अरे, यह तो सच में बड़ी ताजगी भरी लग रही है। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने सोचा शायद इसमें कोई खास दवा मिलाई है। अब तो लोग उत्सुक हो गए। 10 चांदी, एक ने आवाज लगाई। 15, दूसरे ने कहा। धीरे धीरे बोली 100 चांदी तक पहुंच गई। दरबार के जासूसों ने यह सब सुल्तान को जाकर बताया। सुल्तान ने सोचा, देखते हैं यह नसीरुद्दीन की नई चाल क्या रंग लाती है, और वह खुद भेष बदलकर चौक पहुंच गया। नसीरुद्दीन ने उसे पहचान लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने एक और बोतल उठाई और कहा, हुजूरो, यह खास बोतल है, इसमें दरबार की हवा कैद है। इसे जिसने लिया वह हमेशा दरबार के रहस्यों की खुशबू महसूस करेगा। सुल्तान ने हंसकर बोली लगाई, 50 चांदी। भीड़ चौंकी। कौन इतना बड़ा खरीदार है? नसीरुद्दीन ने बोतल सुल्तान को थमा दी और फुसफुसाकर बोला, हुजूर, आप तो जानते ही हैं कि असली रहस्य हवा में नहीं, दिमाग में होते हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए हवा की बोतल ही काफी है। सुल्तान हंस पड़ा। धीरे धीरे पूरा शहर इन बोतलों का खरीदार बन गया। कोई इसे सेहत की दवा समझता, कोई सौभाग्य का साधन, कोई अमीरी की कुंजी। नसीरुद्दीन हर बोली पर चुटकी लेता, मजाक करता और अपनी चतुराई से लोगों को और उत्साहित कर देता। अंततः सुल्तान ने दरबार में ऐलान किया, आज नसीरुद्दीन ने यह साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सोच है। जो सबसे जरूरी चीज है वही सबसे सस्ती लगती है, मगर अगर कोई उसे अनोखे ढंग से दिखाए तो वही सबसे कीमती बन जाती है। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, हुजूर, असल में मैंने हवा नहीं बेची, बल्कि लोगों को उनकी लालच और जिज्ञासा दिखाई है। असली सौदा उनके दिमाग से हुआ है। पूरे दरबार ने तालियां बजाईं और शहर वाले हैरान रह गए कि वे जो हमेशा मुफ्त पाते आए थे, उसी हवा के लिए उन्होंने सोना चांदी लुटा दिया। इंसान अक्सर उन चीजों की कीमत नहीं समझता जो उसे मुफ्त में मिलती हैं,
और कभी कभी समझदारी यही है कि साधारण चीज को भी सही नजरिए से देखा जाए। वहीं से असली दौलत और सीख मिलती है। अगली कहानी। न जब नसीरुद्दीन ने तराजू के पलड़े से किस्मत तोली, न शहर के बाजार में उस दिन असाधारण भीड़ उमड़ी थी। हर दुकान पर ग्राहक थे, हर नुक्कड़ पर गहमागहमी थी और हर ओर से सौदेबाजी की आवाजें आ रही थीं। मगर इस भीड़ भाड़ के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक ही नाम की थी, मुल्ला नसीरुद्दीन। क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी कि आज नसीरुद्दीन कोई ऐसा काम करने वाला है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। लोग कहते थे वह आज एक नया खेल दिखाने वाला है, तराजू से किस्मत तौलने का खेल। दरअसल पिछले दिनों बाजार के कई व्यापारी ग्राहकों को धोखा देने लगे थे। कोई तराजू में कम तोलता, कोई नकली सिक्के चलाता, कोई ऊंचे दाम लगाकर जेब काटता। शहर वाले परेशान थे, मगर किसी में इतना साहस नहीं था कि खुलकर शिकायत करे, क्योंकि व्यापारी सब आपस में मिलजुल कर काम करते थे। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन के कानों तक बात पहुंच गई। उसने सोचा, अगर इन व्यापारियों की चालाकी को उनके ही अंदाज में जवाब दिया जाए तो मजा आ जाएगा। अगली सुबह उसने बाजार में एक पुराना तराजू लाकर बीचों बीच रख दिया। उसके पलड़ों पर चमकते हुए कपड़े का कपड़ा बिछाया और ऊंची आवाज में पुकारा, आइए आइए, आज मुल्ला नसीरुद्दीन आपके भाग्य की तौल करेगा। कोई झूठ नहीं, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ तराजू और किस्मत का सीधा हिसाब। भीड़ तुरंत उमड़ पड़ी। एक औरत आगे आई, मुल्ला, यह किस्मत तौलने का क्या मतलब है? नसीरुद्दीन ने आंखें मटकाते हुए कहा, मतलब यह कि जो इस तराजू पर बैठेगा उसकी किस्मत का वजन निकलेगा। जो भारी किस्मत वाला होगा उसे दौलत और इज्जत मिलेगी, और जिसकी किस्मत हल्की होगी उसका सच सामने आ जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग उत्सुकता से एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक व्यापारी, जिसका नाम हाकिम था और जो अक्सर ग्राहकों को धोखा देता था, आगे बढ़ा। उसने हंसते हुए कहा, तो मुल्ला, मेरी किस्मत तौलकर दिखा दो, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं कितना अमीर और किस्मत वाला हूं। नसीरुद्दीन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जरूर, मगर शर्त यह है कि जो भी अपनी किस्मत तौलवाएगा उसे पलड़े में बैठने से पहले अपने जेब के सिक्के निकालकर सामने रखने होंगे, क्योंकि तराजू सिर्फ सच जानता है। व्यापारी ने सोचा कि यह तो आसान बात है। उसने जेब से सिक्के निकाले और पलड़े में बैठ गया। जैसे ही तराजू झुका, नसीरुद्दीन ने जोर से कहा, अरे देखो तो, इसकी किस्मत कितनी हल्की है कि सिक्के भारी पड़ गए। इसका मतलब है कि यह दौलत का मालिक तो है, मगर ईमान का नहीं। इसकी किस्मत पर धूल जमी है। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। व्यापारी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि लोगों ने उसकी तरफ उंगली उठाना शुरू कर दिया। अब एक गरीब मोची आगे आया। उसने जेब से बस 2 तांबे के सिक्के निकाले और पलड़े पर बैठा। तराजू लगभग सीधा रहा। नसीरुद्दीन ने कहा, देखो, इसकी किस्मत का वजन इतना मजबूत है कि तांबे के सिक्के भी इसके आगे हल्के पड़ गए। इसका मतलब है कि यह आदमी गरीब जरूर है, मगर किस्मत वाला है, क्योंकि इसमें ईमानदारी का वजन है। लोग ताली बजाने लगे और गरीब मोची का मान बढ़ गया। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। जिनके पास ज्यादा दौलत थी मगर चालाकी भी थी, उनका पलड़ा हल्का पड़ता, और जो सच्चे और ईमानदार थे उनकी किस्मत का पलड़ा भारी हो जाता। धीरे धीरे पूरा बाजार समझने लगा कि नसीरुद्दीन ने यह खेल सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई उजागर करने के लिए शुरू किया है। मगर असली मजा तब आया जब शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हाजी मिर्जा आगे आया। वह इतना अमीर था कि उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती थी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी किस्मत तौल लूं और भारी निकलूं तो मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। उसने जेब से सोने की मुट्ठियां निकाली और पल्लड़े पर बैठ गया। तराजू का सूचक बीच में ही अटका रह गया, न ऊपर झुका न नीचे। लोग हैरान रह गए। सबकी निगाहें नसीरुद्दीन पर टिक गईं। नसीरुद्दीन ने पलड़े को गौर से देखा और जोर से बोला, ये देखो, इसकी किस्मत बीच में अटकी है। न पूरी तरह साफ है, न पूरी तरह गंदी। इसका मतलब है कि यह आदमी कभी ईमानदारी का दिखावा करता है और कभी चालाकी का खेल। असल में यह किस्मत से ज्यादा अपने लालच का गुलाम है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई।
लोग सोचने लगे कि क्या सचमुच यही वजह है कि हाजी मिर्जा इतना अमीर होते हुए भी कभी चैन से नहीं सोता। हाजी मिर्जा का चेहरा उतर गया मगर वह कुछ बोल नहीं पाया। सुल्तान तक जब यह खबर पहुंची कि नसीरुद्दीन बाजार में तराजू से किस्मत तौल रहा है और लोग सच जानने लगे हैं, तो उसने भी सोचा, चलो देखा जाए कि यह किस्सा आखिर है क्या। सुल्तान भेष बदल कर आया और नसीरुद्दीन से बोला, मुल्ला, मेरी किस्मत भी तौलो। नसीरुद्दीन ने तुरंत उसे पहचान लिया, लेकिन जताया नहीं। उसने कहा, हुजूर, आपकी किस्मत तौलने के लिए तराजू छोटा पड़ जाएगा, मगर एक उपाय है। आप अपने दरबार के फैसलों को पलड़े पर रखिए। जो सही और न्यायपूर्ण फैसले आपने किए हैं वे आपके किस्मत के सिक्के हैं। सुल्तान मुस्कुरा दिया। उसने समझ लिया कि नसीरुद्दीन का यह खेल असल में एक आईना है जिसमें हर कोई अपनी सच्चाई देख रहा है। उस दिन से बाजार के व्यापारी सतर्क हो गए। उन्होंने कम तोलना छोड़ दिया, क्योंकि लोग अक्सर मजाक में कहते, जरा जाकर नसीरुद्दीन के तराजू पर तौल लो, पता चल जाएगा असली वजन। नसीरुद्दीन फिर अपनी अदा में मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, तराजू का काम सिर्फ चीजें तौलना नहीं बल्कि इंसान का जमीर भी तौलना है। फर्क सिर्फ इतना है कि चीजें आंखों से तौली जाती हैं और जमीर दिल से। भीड़ तालियों और हंसी से गूंज उठी। जब नसीरुद्दीन के तराजू ने सुल्तान के दरबार में बड़ा भेद खोल दिया, सुल्तान के दरबार में उस दिन असामान्य हलचल थी। दरबारियों की आंखें बड़ी और कान फुसे हुए थे, क्योंकि शहर के व्यापारी नसीरुद्दीन के किस्मत तराजू के किस्सों के साथ दरबार में पहुंचे थे। हर कोई यह देखना चाहता था कि वही तराजू सुल्तान के दरबार में क्या भेद खोलता है। नसीरुद्दीन खुद मुस्कुराते हुए दरबार में दाखिल हुआ। उसके साथ वह पुराना लकड़ी का तराजू और कुछ चमकती छोटी छोटी बोतलें भी थीं। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, नसीरुद्दीन, यह तराजू अब मेरे दरबार में क्यों है? क्या तुमने मेरी किस्मत तौलने का निश्चय कर लिया है? मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, यह सिर्फ आपकी किस्मत नहीं बल्कि दरबार के सारे फैसलों की असली तौल है। आज यह बताएगा कि कौन ईमानदार है और कौन लालच में फंसा है, और इसका असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे। नसीरुद्दीन फिर से चालाकी करने वाला है, शायद अब सुल्तान की चालाकी भी सामने आए। मुल्ला ने तराजू को दरबार के बीच में रखा। पलड़े पर कुछ पुराने दस्तावेज और फैसले रखे। उसने सुल्तान को बुलाया और कहा, हुजूर, अब आप अपना हाथ इस पलड़े पर रखिए। जो फैसला सही और न्यायपूर्ण हुआ है वह आपको भारी बनाएगा, जो गलत हुआ है वह हल्का करेगा। सुल्तान ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, फिर हाथ रखा। तराजू का सूचक धीरे धीरे झुकने लगा। सुल्तान की भौहें तनी, दरबार में सन्नाटा छा गया। नसीरुद्दीन ने जोर से कहा, देखो हुजूर, यह तौल कह रही है कि आपके पिछले कुछ फैसले न केवल न्यायपूर्ण थे बल्कि राज्य के लिए लाभकारी भी रहे। मगर कुछ हल्के पलड़े यह दिखा रहे हैं कि कुछ निर्णय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए लिए गए। दरबारियों के चेहरे गंभीर हो गए। सुल्तान ने पूछा, कौन से फैसले नसीरुद्दीन? मुल्ला ने ध्यान से पलड़े की तरफ इशारा किया। इन दस्तावेजों में जो जमीन और कर का निर्णय लिखा है उसे देखिए। कुछ तो सीधे किसानों और गरीबों के हक में हुए, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अमीरों और दरबारी अपने फायदे के लिए बढ़ा चुके। सुल्तान ने दस्तावेजों को देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे एहसास हुआ कि कई दरबारी उसे भ्रमित करते रहे, उसे सिर्फ बहलाते रहे, जबकि लोग और राज्य पीड़ित हुए। मुल्ला ने चालाकी से कहा, हुजूर, तराजू केवल सच्चाई दिखाता है। यह नहीं बताता कि कौन अच्छा है या बुरा, बल्कि बताता है कि जो आपने किया वह सच के कितने करीब है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों पर फिर से गौर करें। दरबारियों ने इस पर आपस में बहस शुरू कर दी। कुछ बोले, मुल्ला सही कह रहे हैं, हमें अपने फैसलों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। कुछ हिचकिचाए, लेकिन अगर सुल्तान को यह सब पता चल गया तो हमारी स्थिति। सुल्तान ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारा यह खेल सचमुच अद्भुत है। इसने न केवल मेरे फैसलों की परख कर दी बल्कि दरबारियों के इरादों की झलक भी दिखाई। अब मैं समझ गया कि असली शक्ति न्याय में है और चालाकी में नहीं। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराया और बोला, हुजूर, कभी कभी सच्चाई को दिखाने के लिए इंसान को केवल एक आईना चाहिए और कभी कभी एक तराजू। आज यह तराजू दरबार के हर सदस्य का आईना बन गया। दरबार में सभी तालियां बजाने लगे। कुछ दरबारी शर्मिंदगी से नीचे झुक गए, कुछ राहत महसूस कर रहे थे
कि अब सुल्तान को सच्चाई समझ में आ गई। सुल्तान ने नसीरुद्दीन की ओर देखते हुए कहा, मुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि न्याय और ईमानदारी किसी तलवार या पैसे से नहीं, बल्कि सच्चाई और सोच से कायम होती है। आज यह तराजू केवल लकड़ी का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का भी तौलने वाला बन गया है। मुल्ला ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली न्याय वही है जो लोगों को संतोष और विश्वास दे, और असली ईमानदारी वही है जो केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए काम आए। सुल्तान ने आदेश दिया कि अब से हर फैसले को सार्वजनिक किया जाए और जो भी निर्णय जनता या गरीबों के खिलाफ हो, उसे सुधारने का अवसर दिया जाए। दरबार में यह अनुभव इतना गहरा था कि लोगों ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन का तराजू केवल लकड़ी का नहीं, बल्कि हमारी चेतना का भी तौलने वाला है। मुल्ला ने वहीं रहस्यमयी मुस्कान दिखाई और धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गए, जैसे कोई नया खेल शुरू करने की योजना बना रहे हों। कहानी का निष्कर्ष, सच्चाई और ईमानदारी किसी भी शक्ति या दौलत से बड़ी होती है। अगर इंसान न्याय और सही फैसलों को महत्व दे, तो उसकी असली ताकत उसका चरित्र होता है, और यही समाज की असली खुशहाली का आधार है। दरबार में उस दिन बड़ा ही असामान्य माहौल था। सुल्तान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी, और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठकर कानाफूसी कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुल्तान आज कौन सी नई चालाकी या चुनौती सामने रखने वाले हैं। तभी सुल्तान ने अपनी ऊंची आवाज में ऐलान किया, दरबारियों, आज मैं तुम सबको एक अजीब और कठिन चुनौती सुनाने वाला हूं। जो इस चुनौती को पार करेगा, उसे मैं सोने से तौल दूंगा, और जो असफल होगा, उसका मजाक पूरी दुनिया में उड़ेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई सोचने लगा कि कहीं यह तलवारबाजी की परीक्षा तो नहीं। कोई सोच रहा था शायद कोई मुश्किल पहेली। इतने में सुल्तान ने अपनी बात पूरी की। चुनौती यह है कि जो भी मेरी परीक्षा देगा, उसे आंख बंद करके मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल साधारण भी हो सकते हैं और उलझन भरे भी, लेकिन याद रखो, आंख बंद करने का मतलब है तुम्हें न तो इशारे दिखेंगे और न ही चेहरे पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ दिमाग और हाजिर जवाबी से ही जीतना होगा। सारे दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके माथे पर पसीना छलक आया। आंख बंद करके सवालों का जवाब देना आसान नहीं था। इतने में पीछे से एक परिचित हंसी गूंजी। हुजूर, अगर आंख बंद करके जवाब देना है तो ये खेल तो मेरे लिए ही बना है। दरबारियों की गर्दनें घूमी और सबकी नजरें उस आदमी पर टिक गईं। मुल्ला नसरुद्दीन। उसकी अदा ही निराली थी। वह हाथ में अपनी पुरानी टेढ़ी छड़ी लिए, चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास लिए आगे बढ़ा। सुल्तान मुस्कुराए। मुल्ला, मुझे पता था तुम ही इस खेल में उतरोगे। तो बताओ, क्या स्वीकार करते हो चुनौती? नसरुद्दीन ने आंखें बंद कर लीं और बोला, हुजूर, मैंने तो बचपन से ही बंद आंखों से दुनिया देखी है, क्योंकि लोग अक्सर खुली आंखों से धोखा खाते हैं। लेकिन मैं आंखें बंद करके सच समझ जाता हूं। चुनौती स्वीकार है। दरबार हंसी और ताली की आवाज से गूंज उठा। सुल्तान ने पहली परीक्षा शुरू की। मुल्ला, बताओ, मेरे दाहिने हाथ में क्या है? नसरुद्दीन ने पलक झपकाए बिना आंखें बंद किए ही जवाब दिया, हुजूर, आपके दाहिने हाथ में वही चीज है जो हर सुल्तान के दाहिने हाथ में होती है, या तो ताकत का अहंकार या फिर ताज का बोझ। लेकिन अगर चीज पूछ रहे हैं तो शायद आपकी अंगूठी होगी, जिसे आप कभी उतारते नहीं। सुल्तान हक्के बक्के रह गए। सचमुच उनके हाथ में वही अंगूठी थी। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सुल्तान ने तुरंत दूसरा सवाल दागा। ठीक है मुल्ला, अब बताओ मेरे पीछे कितने दरबारी खड़े हैं? मुल्ला ने फिर वही अंदाज दिखाया। हुजूर, आपके पीछे दरबारी कम और चापलूस ज्यादा हैं। गिनती करूं तो शायद 7 होंगे, लेकिन असलियत में उनमें से आधे तो आपकी छाया देखकर भी हां में हां मिलाते हैं। सुल्तान ने पीछे मुड़कर देखा। वास्तव में 7 दरबारी खड़े थे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अब सुल्तान का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उन्होंने तीसरी परीक्षा रखी। अगर तुम सचमुच इतने होशियार हो तो ये बताओ, मेरे सिर पर अभी क्या गुजर रही है? यह सवाल सुनते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें नसरुद्दीन पर टिक गईं, लेकिन मुल्ला के होंठों पर वही शरारती मुस्कान खेल रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, हुजूर, आपके सिर पर अभी 3 चीजें गुजर रही हैं। पहला, गर्मी की वजह से पसीने की बूंदें। दूसरा, सवालों की चिंता कि कहीं मुल्ला आपको मात ना दे दें। और तीसरा, आपकी पगड़ी
जो इतनी भारी है कि कभी भी गिर सकती है। सुल्तान हंसी रोक नहीं पाए। पगड़ी सचमुच थोड़ी ढीली हो गई थी। दरबारी ठाकों से लोटपोट हो गए। लेकिन तभी सुल्तान ने आंखें सिकोड़कर कहा, अच्छा मुल्ला, अब आखिरी सवाल सुनो। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो सारी जीत बेकार हो जाएगी। बताओ, मेरी अगली चाल क्या होगी? पूरा दरबार सन्न रह गया। सवाल ऐसा था जिसका अंदाजा लगाना असंभव था। आखिर सुल्तान की अगली चाल तो खुद सुल्तान ही जानते थे। मुल्ला ने पलकें झपकाए बिना आंखें बंद किए धीरे धीरे कहा, हुजूर, आपकी अगली चाल यही होगी कि आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा उल्टा। मैं ही आपको हंसा हंसा कर बेवकूफ बना दूंगा। सुल्तान ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन तभी सुल्तान अचानक खड़े हो गए और गूंजती आवाज में बोले, ठहरो, अब मैं खुद अपनी अगली चाल बदलता हूं। मुल्ला, अब तुम्हें आंख बंद करके सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देने होंगे, बल्कि पूरे दरबार को आंख बंद करके रास्ता दिखाना होगा। और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इस दरबार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मुल्ला ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बोला, हुजूर, अगर आंख बंद करके रास्ता दिखाना है तो सब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। दरबारियों की सांसें थम गईं। और तभी जब नसरुद्दीन ने आंख बंद करके पूरे दरबार को रास्ता दिखाया, दरबार में खामोशी गहरी हो गई। सबके दिलों की धड़कनें मानो कानों तक सुनाई दे रही थीं। सुल्तान ने अपना फरमान सुना दिया था। अब मुल्ला नसरुद्दीन को आंखें बंद करके पूरे दरबार को रास्ता दिखाना था। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी के चेहरे पर भय था, किसी पर उत्सुकता और किसी पर यह उम्मीद कि शायद अब मुल्ला की चालाकियां खत्म होंगी। लेकिन मुल्ला, वो तो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और अपनी पुरानी टेढ़ी छड़ी को जमीन पर टिका दिया। फिर बोला, हुजूर, आंखें बंद करके रास्ता दिखाना मेरे लिए कठिन नहीं, लेकिन दरबारियों के लिए मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि आंखें बंद होने पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग खुद पर भरोसा खो देते हैं, और जहां भरोसा डगमगाए वहां रास्ता कभी साफ नहीं दिखता। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, तो फिर देख लें आज तुम्हारा भरोसा कितना पक्का है। आदेश दिया गया कि सारे दरबारी मुल्ला के पीछे चलें। दरबारियों ने हिचकिचाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। कोई बुदबुदा रहा था, ये तो हमें गड्ढे में गिरा देगा। कोई कह रहा था, अगर ये सच में पार ले गया तो इसकी शोहरत और बढ़ जाएगी। नसरुद्दीन ने अपनी छड़ी से जमीन ठोंकी और बोला, सब कान खोलकर सुन लो, अब जो मैं कहूंगा वही करना होगा। कदम छोटा रखना, सांस गहरी लेना और सबसे अहम, डर को बाहर छोड़ देना। सब उसकी आवाज पर भरोसा करके चलने लगे। मुल्ला ने चालाकी से उन्हें दरबार से बाहर ले जाकर एक लंबी गली में पहुंचाया। गली में पत्थर उभरे हुए थे, कहीं कहीं पानी जमा था, लेकिन मुल्ला ने पहले ही कहा, दाहिने पैर को धीरे धीरे उठाओ और पानी की आवाज सुनो। जहां छींटे न पड़े वहीं पैर रखना। अगर गड़बड़ करोगे तो सब गीले हो जाओगे। दरबारियों ने वैसा ही किया और सचमुच बिना गिरे सब आगे बढ़ गए। अब गली में मोड़ आया। मुल्ला ने कहा, सुनो, बाईं तरफ दीवार है, सब हाथ बढ़ाकर दीवार छुओ और उसके सहारे चलो, लेकिन सावधान रहना, दीवार पर धूल है। अगर मन साफ नहीं होगा तो हाथ गंदे हो जाएंगे। दरबारी दीवार को छूते हुए बढ़े और सचमुच दीवार पर धूल थी। कई दरबारी बड़बड़ाने लगे, हाथ गंदे हो गए। मुल्ला ठठाकर हंसा, देखा, कहा था ना मन साफ रखो। जिसने मन में गंदगी सोची उसी के हाथ गंदे हुए, बाकियों के तो बस थोड़ी सी धूल लगी। सुल्तान पीछे पीछे यह सब देख रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर मुल्ला ने सबको एक चौक पर रोका और कहा, अब सबके सामने 3 रास्ते हैं, लेकिन आंखें बंद होने पर रास्ता देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। ध्यान से सुनो, एक तरफ से ऊंट की घंटियों की आवाज आ रही है, दूसरी तरफ से बच्चों की हंसी और तीसरी तरफ से ढोल की थाप। बताओ, कौन सा रास्ता चुनोगे? दरबारी असमंजस में पड़ गए। किसी ने कहा, ढोल की तरफ चलें, किसी ने कहा, बच्चों की हंसी का मतलब सुरक्षित रास्ता होगा। तभी मुल्ला हंसा और बोला, यही तो फर्क है आंखें खुली और बंद होने में। आंख खुली हो तो इंसान दूसरों को देखकर फैसला करता है, आंख बंद हो तो खुद को सुनकर। असली रास्ता वो है जहां तुम्हें अपने भीतर का डर सबसे ज्यादा लगे, और वो है ऊंट की घंटियों वाला रास्ता, क्योंकि वहां रेगिस्तान की तरफ जाना पड़ेगा। सारे दरबारी हिचकिचाए, मगर मुल्ला की बात मान ली
और सचमुच वही रास्ता सही निकला। धीरे धीरे मुल्ला उन्हें लेकर महल के बाग तक पहुंचा दिया। वहां उसने कहा, अब आंखें खोल लो। सबने पट्टी हटाई तो देखा कि वे सुरक्षित महल के बाग में खड़े हैं। हर कोई हैरान था। सुल्तान ने तालियां बजाईं और बोले, मुल्ला, तुमने तो कमाल कर दिया। न सिर्फ रास्ता दिखाया बल्कि इन सबको एक सीख भी दी। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आंख बंद करके रास्ता दिखाना मुश्किल नहीं होता, अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो और वह सुनना जानता हो। दुनिया में सबसे बड़ी आंखें कान हैं और सबसे बड़ा रास्ता विश्वास है। दरबार गूंज उठा ठहाकों और तालियों से। लेकिन तभी मुल्ला ने अपनी छड़ी घुमाई और बोला, लेकिन हुजूर, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली सवाल तो ये है, क्या आपने भी आंखें बंद करके मेरा रास्ता माना या सिर्फ दरबारियों की परीक्षा ली? सुल्तान थोड़ी देर चुप रहे, फिर हंसकर बोले, मुल्ला, शायद अब मेरी परीक्षा की बारी है। और पूरा दरबार एक बार फिर उत्सुकता से भर गया। चखानी का अंत और सीख। इस घटना से दरबारियों ने सीखा कि अंधेरे और उलझन में भी इंसान अगर भरोसे और समझदारी से काम ले तो हर मुश्किल पार हो सकती है। डर आंखों से नहीं, मन से पैदा होता है, और जब मन साफ हो तो हर रास्ता साफ नजर आता है। अगली कहानी। भूख और धैर्य की चुनौती में मुल्ला का अद्भुत प्रयोग। शहर की सबसे बड़ी समस्या उस दिन भूख बन गई थी। यह भूख केवल गरीबों की नहीं थी, बल्कि अमीरों और दरबारियों की भी थी। वजह यह थी कि सुल्तान ने अचानक दरबार में एक अजीब ऐलान कर दिया, आज से कोई भी दरबारी, कोई भी सेवक और यहां तक कि मैं खुद भी सूरज डूबने तक एक निवाला भी नहीं खाएगा। जो इस धैर्य की परीक्षा में सफल होगा उसे मैं अमूल्य इनाम दूंगा, और जो असफल हुआ उसकी नाक कट जाएगी दरबार की इज्जत में। दरबारी हक्के बक्के रह गए। दिन तो अभी शुरू ही हुआ था और सबके पेट में पहले से ही चूहे कूद रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, हुजूर, इतनी बड़ी सजा? किसी ने बुदबुदाया, भूख सबसे बड़ी यातना है। सुल्तान ने सबको डपटते हुए कहा, धैर्य का असली मूल्य वही जान सकता है जिसने भूख को हराया हो, और मैं चाहता हूं कि मेरे दरबारी दुनिया के सबसे धैर्यवान हों। इतना सुनते ही पीछे से एक ठहाका गूंजा, हुजूर, अगर धैर्य और भूख की लड़ाई करनी है तो इसमें मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सब ने देखा, यह तो मुल्ला नसरुद्दीन था। वह आराम से अपने पुराने कुर्ते को झाड़ते हुए दरबार में चला आया। उसकी चाल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी थी और चेहरा बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने उसे भूखा रखने की सजा नहीं बल्कि हलवा खाने का न्योता दिया हो। सुल्तान ने भौहें उठाईं, तो मुल्ला, तुम दावा करते हो कि तुम सूरज ढलने तक भूख को सहन कर सकते हो? नसरुद्दीन ने हंसकर जवाब दिया, हुजूर, मेरे लिए भूख कोई समस्या नहीं। मैंने तो कई बार बिना खाए पूरी रात तक इंतजार किया है। कभी बीवी के हाथ की रोटियां देर से बनी, कभी पड़ोसी के घर से महक आ रही थीं और मैं उसी में पेट भर लेता था। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं इस चुनौती में जीतकर ही मानूंगा। दरबारी हंस पड़े। ये भी कोई बात हुई? हवा सूंघकर कोई पेट भर सकता है? नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर भूख पेट में है तो उसका इलाज दिमाग से करना पड़ता है, और दिमाग मेरे पास कम नहीं। सुल्तान ने आदेश दिया, ठीक है मुल्ला, अगर तुम सफल हुए तो इनाम मिलेगा, लेकिन असफल हुए तो सजा भी बड़ी होगी। दत्तार और अब चुनौती की शुरुआत। दिन चढ़ने लगा, सूरज की तपिश बढ़ी और साथ ही दरबारियों की भूख भी। सुबह का नाश्ता छूटा, दोपहर तक सबके चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने पेट पकड़ रखा था, कोई बार बार पानी पी रहा था। लेकिन नसरुद्दीन, वो तो दरबार के बीचों बीच बैठा, आंखें बंद किए कभी सीटी बजा रहा था, कभी अपनी छड़ी से जमीन पर ताल दे रहा था। दरबारियों ने चिढ़कर पूछा, मुल्ला, तुम्हें भूख नहीं लग रही? नसरुद्दीन ने आंख खोलकर कहा, भूख लग रही है, पर मैंने उसका इलाज ढूंढ लिया है। सब उत्सुक हो गए, कैसा इलाज? नसरुद्दीन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मैंने अपने दिमाग में कल्पना कर ली है कि मेरे सामने बड़ा सा थाल रखा है, उसमें गर्मागर्म पुलाव, सुगंधित कबाब, मलाईदार खीर और ताजे फलों का रस। अब जब मैं ये सब सोचता हूं तो भूख भाग जाती है। दरबारी हंसी में लोटपोट हो गए, वाह मुल्ला, अगर सोचने से ही पेट भर जाता तो दुनिया में कोई भूखा ना मरता। नसरुद्दीन ने कंधे उचकाए, तो फिर मेरी ही तरह सोचो ना, क्यों परेशान हो? दरबारियों की चाल। लेकिन भूख बर्दाश्त करना आसान नहीं था।
दोपहर होते होते कुछ दरबारी झुककर सुल्तान से बोले, हुजूर, ये मुल्ला तो चालाक है। ये दिखावा कर रहा है कि इसे भूख नहीं लगती। क्यों ना हम इसे परखें? सुल्तान ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर मुल्ला सचमुच भूखा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुरंत आदेश दिया गया कि दरबार में तरह तरह के व्यंजन पकाए जाएं। रसोइये लग गए और कुछ ही देर में दरबार महक उठा। तली हुई मछली, कबाब, शहद में डूबे लड्डू और गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू हर तरफ फैल गई। दरबारी चुपके से नसरुद्दीन की ओर देखने लगे। वे सोच रहे थे कि अब ये भूख से तड़पकर टूट पड़ेगा, लेकिन मुल्ला ने आंखें बंद कीं, लंबी सांस ली और बोला, आहा, यही तो चाहिए था। अब मेरी कल्पना असली महक के साथ मिल गई है। अब तो मैं और भी तृप्त हो गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। काम, अप्रत्याशित प्रयोग। शाम ढलने लगी। दरबारियों की हालत खराब थी। किसी का पेट गुड़गुड़ा रहा था, कोई कुर्सी पर झुककर बैठा था, लेकिन नसरुद्दीन पहले से ज्यादा फुर्तीला लग रहा था। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, मुल्ला, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा राज है कि तुम भूखे होकर भी इतने प्रसन्न हो? नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, राज यही है कि मैंने भूख को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया। जब पेट खाली होता है तो मैं उसे सजा नहीं मानता, बल्कि ये सोचता हूं कि अब मेरे पास जगह है नए स्वाद और अनुभव भरने की। और फिर मैं अपने दिमाग को ऐसे उलझा लेता हूं कि भूख को समय ही नहीं मिलता मुझे सताने का। दरबारी दंग रह गए, लेकिन तभी एक दरबारी खड़ा होकर बोला, हुजूर, ये मुल्ला धोखा दे रहा है। इसे कहीं ना कहीं से खाना जरूर मिल रहा है। हमें इसका प्रमाण चाहिए। सुल्तान ने गंभीर होकर कहा, ठीक है मुल्ला, अगर तुम सचमुच बिना खाए रहे हो तो हमें एक प्रयोग दिखाओ। ऐसा प्रयोग जिससे साबित हो कि भूख पर तुम्हारा पूरा काबू है। नसरुद्दीन ने हंसते हुए अपनी छड़ी घुमाई और बोला, हुजूर, अभी दिखाता हूं। वह उठा, पास रखे एक खाली मटका उठाया और बोला, यह मटका अब से मेरा रसोई घर है। उसने मटका अपने सिर पर रखा और दरबार के बीच घूमते हुए कहने लगा, मैं कल्पना करता हूं कि इसमें उबलता दूध है, उसमें मैं चावल डालता हूं, अब उसमें चीनी डाली, अब केसर डाली, आहा, खीर तैयार। वह झुककर मटके में झांकता, चम्मच से हिलाने का नाटक करता और फिर तृप्त भाव से पेट पर हाथ फेरता। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। द स्टैन, अप्रत्याशित मोड। लेकिन अचानक एक दरबारी भागा भागा आया और बोला, हुजूर, रसोई से सचमुच खीर की खुशबू आ रही है और मटके में सचमुच खीर जैसा कुछ झलक रहा है। सब चौंक गए। सुल्तान उठ खड़े हुए, मटका देखा, वाकई उसमें दूधिया झाग जैसा कुछ था। सब दंग रह गए। ये कैसे हुआ? नसरुद्दीन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, जब इंसान धैर्य से भूख को साध लेता है तो उसका दिमाग चमत्कार करने लगता है। यह असली खीर है या मेरी कल्पना का असर, ये तो आप ही तय कीजिए। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन दरबारियों के मन में अब और भी सवाल उठ गए। क्या मुल्ला सचमुच भूख को जीत गया था या उसने कोई चाल चली थी? क्या यह चमत्कार था या सिर्फ उसकी हाजिर जवाबी का असर? दरबार में एक अजीब सी बेचैनी और रहस्य की हवा फैल गई और तभी नसरुद्दीन ने कहा, हुजूर, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। जब भूख की असली ताकत ने दरबार को हिला दिया। दरबार में जैसे ही नसरुद्दीन ने कहा, असली परीक्षा तो अभी बाकी है, सबके कान खड़े हो गए। सुल्तान भी सीधा होकर बैठ गए। दरबारी पहले से ही थके हारे, भूख से बेहाल थे। उन्हें लग रहा था कि अब शायद मुल्ला का खेल खत्म होगा और उनकी तकलीफ भी। लेकिन नसरुद्दीन की आंखों में अजीब चमक थी। उसने सिर पर रखा मटका धीरे से नीचे उतारा और बोला, हुजूर, अभी तक हमने भूख को केवल सहा है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब भूख सहने वाले लोग किसी काम में लग जाते हैं। भूख अगर सिर्फ पेट में रहे तो शरीर को तोड़ देती है, लेकिन अगर दिमाग में डाल दी जाए तो वही भूख इंसान को जगा देती है। दरबारी हैरान रह गए। भूख कैसे किसी को जगा सकती है? नसरुद्दीन ने एक प्रयोग करने का सुझाव दिया। हुजूर, आदेश दीजिए कि सारे दरबारी आंखें बंद करके बैठ जाएं। मैं उन्हें भूख से लड़ने का तरीका दिखाऊंगा। सुल्तान ने अनुमति दे दी। दरबारियों ने आंखें बंद कीं। नसरुद्दीन ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, कल्पना करो कि सामने तुम्हारे लिए थाल सजा है। उसमें खाना नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े सपने रखे हैं। किसी के लिए दौलत, किसी के लिए शोहरत, किसी के लिए सत्ता। अब सोचो, अगर तुम भूख सह गए तो वो सपना तुम्हें मिलेगा। अगर हार मान ली तो सपना भी खो दोगे। दरबारियों के चेहरे बदलने लगे।
भूख से तड़पते चेहरे अचानक दृढ़ लगने लगे। किसी ने मुट्ठी भींची, किसी ने सीना तान लिया। फिर नसरुद्दीन ने कहा, अब सब खड़े हो जाओ और एक एक कदम बढ़ाते जाओ। हर कदम पर समझो कि तुम भूख से नहीं, अपनी कमजोरी से लड़ रहे हो। और जब कदम 10 पूरे हो जाएं, तब आंखें खोलना। सबने वैसा ही किया। जब आंखें खोलीं तो अचरज से देखा कि वही लोग जो कुछ देर पहले भूख से टूटे जा रहे थे, अब सीधा खड़े थे और चेहरों पर आत्मविश्वास लौट आया था। सुल्तान ने विस्मय से कहा, मुल्ला ये कैसे हुआ? ये तो जादू लगता है। नसरुद्दीन हंसा, हुजूर ये जादू नहीं, भूख की असली ताकत है। जब इंसान भूख से भागता है तो वो उसे निगल जाती है, लेकिन जब वही इंसान भूख को चुनौती मान ले तो वही भूख उसकी ताकत बन जाती है। भूख हमें याद दिलाती है कि हमारी जरूरतें असली नहीं, हमारी इच्छाएं असली हैं, और जिसने इच्छाओं को साध लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। पूरा दरबार ताली और ठाकों से गूंज उठा। डाबा, भूख की अंतिम परीक्षा। लेकिन तभी एक दरबारी जो हमेशा नसरुद्दीन से चिढ़ा रहता था, खड़ा होकर बोला, हुजूर ये सब तो बातें हैं, लेकिन जब असली खाना सामने होगा तो मुल्ला भी टूट पड़ेगा। अगर ये सच में भूख पर काबू रखता है तो इसे अभी परख लीजिए। सुल्तान ने आदेश दिया। ठीक है, सारी रसोई से व्यंजन लाए जाएं और मुल्ला को इनके बीच बैठाकर देखो क्या करता है। कुछ ही देर में दरबार महक उठा। थालों में गर्मागर्म बिरयानी, मीठे लड्डू, मलाईदार खीर, ताजा रोटियां, कबाब और फल रख दिए गए। उनकी खुशबू से सबके मुंह में पानी भर आया। नसरुद्दीन को इन सबके बीच बैठा दिया गया। दरबारी सोच रहे थे, अब ये टिक नहीं पाएगा, लेकिन मुल्ला ने आराम से हाथ जोड़े, आंखें बंद कीं और गुनगुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, हुजूर ये व्यंजन मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें जवाब देता हूं, आज नहीं। जब तक सूरज न डूबे मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि व्यंजन की खुशबू भी मानो उसका कुछ बिगाड़ न सकी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। सबकी निगाहें आकाश पर थीं। जैसे ही सूरज क्षितिज के पार गया, सुल्तान खड़े होकर बोले, मुल्ला नसरुद्दीन, तुमने ये चुनौती जीत ली। भूख और धैर्य की असली ताकत आज तुमने सबको दिखा दी। आज से ये दरबार भूख से डरने के बजाय उसे सहने और उससे सीखने का पाठ पढ़ेगा। पूरा दरबार गूंज उठा। डाई, कहानी का अंत और सीख। उस रात दरबारियों ने भरपेट खाना खाया, लेकिन नसरुद्दीन ने सिर्फ एक रोटी और प्याज से ही पेट भरा। जब किसी ने पूछा क्यों, तो उसने मुस्कुराकर कहा, भूख तो मिट गई, लेकिन धैर्य को भूखा रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर धैर्य तृप्त हो गया तो इंसान जल्दी हार मान लेता है। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, आज तुमने हम सबको सिखा दिया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इच्छाओं और सपनों की भी होती है, और जिसने भूख को साध लिया उसने खुद को जीत लिया। दरबार हंसी, तालियों और प्रशंसा से भर उठा। सीख, भूख सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, अगर उसे धैर्य और समझदारी से साध लिया जाए। जिसने भूख को जीत लिया वह दुनिया की हर चुनौती जीत सकता है। अगली कहानी। जब नसीरुद्दीन ने बिना खर्च किए दावत उड़ा दी। मुल्ला नसीरुद्दीन की आदत ही अजीब थी। शहर में उनके किस्से लोगों की जुबान पर रहते। कोई उन्हें चालाक कहता, कोई हाजिर जवाब, तो कोई कहता कि वह सिरफिरे हैं। पर सच यही था कि उनकी बुद्धि ऐसी जगह काम आती थी जहां बड़े बड़े अक्लमंद भी ठिठक जाते। एक रोज शहर के सबसे बड़े खानसामे ने अपने घर एक शाही दावत रखी। यह खानसामा सुल्तान के दरबार में रसोई का काम देखता था और उसके हुनर की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसने निश्चय किया कि वह शहर के रईसों, अमीरों और दरबारियों को बुलाकर अपना रुतबा दिखाएगा। निमंत्रण पत्र वितरित किए गए, लेकिन मजे की बात यह थी कि निमंत्रण पत्र पर नाम देखकर हर कोई चकित था। उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम नहीं लिखा गया था। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। अरे, क्या मुल्ला नसीरुद्दीन को दावत में नहीं बुलाया? शायद खानसामे को डर होगा कि कहीं मुल्ला अपनी मजाकिया बातों से उसकी शान न बिगाड़ दे, या फिर वह सोचता होगा कि नसीरुद्दीन गरीब आदमी है, कपड़े लत्ते पुराने, मेहमानों में बुरा न लगे। मुल्ला को जब खबर मिली तो वह मुस्कुराए। तो ये साहब सोचते हैं कि मैं खाने लायक नहीं हूं। अच्छा, फिर देखते हैं उनकी दावत कैसे मजेदार बनती है। दावत का दिन आया। हवेली जगमगा रही थी।
लालटेनें टंगी थीं, गुलाब और चमेली की खुशबू से हवा महक रही थी। रेशमी कालीन बिछे थे और चांदी के बर्तन चमचमा रहे थे। हर दरबारी ने रेशमी पोशाक पहनी, सिर पर पगड़ी सजाई और सोने चांदी के गहनों से रौनक बढ़ाई। इसी बीच दरवाजे पर एक अफरा तफरी मच गई। सबकी नजरें उठीं। दरवाजे से एक शाही सवारी आई। घोड़े पर बैठा व्यक्ति रेशमी अचकन, मखमली शाल और चमचमाते जूतों में लिपटा था। सिर पर पगड़ी ऐसी मानो किसी नवाब की हो। कौन है ये? सबने हैरानी से पूछा। दरवाजा खोला गया और अचकन वाला आदमी उतरा। लोग दंग रह गए। वह और कोई नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन थे। खानसामा हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, ये कहां से इतने नवाबी कपड़े ले आए? मैंने तो इन्हें गरीबों जैसे कपड़ों में ही देखा है। नसीरुद्दीन अंदर घुसे और सीधे मेहमानों में जा बैठे। खानसामा मजबूरन मुस्कुराया और बोला, आइए मुल्ला साहब, स्वागत है। आप तो आज बादशाह जैसे लग रहे हैं। मुल्ला मुस्कुरा दिए, भाई दावत बड़ी शाही है तो सोचा कपड़े भी शाही पहन लूं। अब भोजन शुरू हुआ। मेजों पर तरह तरह के पकवान सजे थे। शाही बिरयानी, काबुली पुलाव, सीख कबाब, शीरमाल, मेवे की खीर और न जाने कितने व्यंजन। मेहमान खाने में व्यस्त हो गए। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि जैसे ही मुल्ला खाना उठाते, वह अपने हाथ की बजाय अपनी अचकन और शाल को खिलाने लगते। बिरयानी का चम्मच उठाकर बोले, लो अचकन भाई तुम भी खाओ। सीख कबाब उठाकर बोले, मखमली शाल ये तुम्हारे लिए है। और शीरमाल तो उन्होंने अपनी पगड़ी पर रख दी और कहा, पगड़ी साहब मजा लो। पूरा दरबार हक्का बक्का। कोई हंसी दबाए बैठा था, कोई समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार खानसामा ने झुंझलाकर कहा, मुल्ला साहब ये क्या कर रहे हैं? कपड़ों को कोई खाना खिलाता है क्या? मुल्ला आराम से बोले, क्यों नहीं, असल में आपने तो मुझे नहीं बुलाया था, आपने तो मेरे कपड़ों को बुलाया था। अगर मुझे बुलाते तो मैं अपने पुराने कपड़े पहनकर आ जाता। अब जब आपने मेरे कपड़ों को दावत दी है तो खाना भी इन्हीं को मिलना चाहिए। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खानसामे की हालत पतली हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब वह कुछ कर नहीं सकता था। मुल्ला ने धीरे से अपने सामने का कबाब उठाया और खुद भी छक लिया। फिर बोले, खैर, कपड़ों ने भी दावत का मजा लिया और मैंने भी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दरबार में बैठे एक चालाक वजीर ने मौका देख लिया। उसने कहा, मुल्ला आप तो बहुत चतुर हैं, लेकिन असली बुद्धि तब मानी जाएगी जब आप बिना एक भी सिक्का खर्च किए खुद अपनी दावत रखकर हमें खिलाएं। तब देखेंगे आपकी समझदारी। पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। सबको लगा अब मुल्ला फंस गए। दावत देना आसान नहीं था, खासकर बिना खर्च किए। मुल्ला ने आंखें बंद कीं, कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुजूर, अगर यही चाहत है तो मैं दावत रखूंगा। और हां, आप सब मेहमान बनकर आइएगा। बस मेरी एक शर्त होगी, आप सबको मेरे कहे अनुसार चलना होगा। वजीर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, देखेंगे आप कैसे बिना खर्च के दावत देते हैं। सभी ने दिन तय कर दिया। अब शहर में चर्चा थी, अरे नसीरुद्दीन बिना खर्च किए दावत देगा, ये तो कमाल होगा। लोग दांव लगाने लगे, अरे नामुमकिन है, कभी हुआ है क्या ऐसा? मुल्ला पागल है, बस मजाक कर रहा है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। दावत का दिन आया। दरबारियों और शहर के अमीरों ने फिर से अपनी अपनी शानदार पोशाकें पहनी और नसीरुद्दीन के घर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर वे सब दंग रह गए। न मुल्ला के घर कोई कालीन, न बर्तन, न कोई पकवान, न महक। बस मुल्ला एक चारपाई पर आराम से बैठे थे और सामने एक खाली चूल्हा रखा था। वजीर ने हंसकर कहा, तो मुल्ला साहब यही है आपकी दावत? हमें तो भूखा मार देंगे आप। मुल्ला ने ताली बजाई और बोले, धैर्य रखिए जनाब, असली दावत शुरू होती है अभी। उन्होंने सब मेहमानों को बैठाया और कहा, आज की दावत में न मैं पकवान दूंगा न मिठाई, लेकिन आप सब दावत का आनंद लेंगे और बिना एक सिक्का खर्च किए आपको पेट भर तृप्ति मिलेगी। सभी हंसने लगे, पर कुछ ही देर में माहौल ऐसा हुआ कि लोग सचमुच हंसी खुशी से लोटपोट हो गए। मुल्ला ने अपनी हाजिर जवाबी, मजाक और चुटकुलों से ऐसा समा बांधा कि लोग भूख ही भूल गए। फिर उन्होंने शहर के कुछ गायक और ढोलकिए बुला ली जो दोस्ती में मुफ्त आ गए। गाने बजाने का ऐसा रंग जमा कि मेहमान झूमने लगे। इसके बाद मुल्ला ने खेल तमाशे शुरू किए। पहेलियां,
हाजिर जवाबी की चुनौतियां और मजाकिया बहसें। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अंत में मुल्ला बोले, जनाब, दावत सिर्फ खाने का नाम नहीं होती। असली दावत वह है जहां आत्मा तृप्त हो। आपने पेट से ज्यादा दिल भरकर हंसी खाई है और मैं बिना एक सिक्का खर्च किए आपको सबसे बेहतरीन दावत दे चुका हूं। दरबारी हक्के बक्के रह गए। वजीर भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। लेकिन तभी एक बूढ़ा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला, हंसी और ठिठोली ठीक है, पर असली दावत तो पेट भर खाने से होती है। क्या तुम सच में हम सबको खाना खिला सकते हो बिना खर्च किए? मुल्ला मुस्कुराए। उनकी आंखें चमक उठीं। खाना भी मिलेगा जनाब, और ऐसा मिलेगा कि आप सोचते रह जाएंगे। सारे दरबारी चौंक गए। कैसे? मुल्ला ने इशारा किया और तभी दरवाजे से बाहर से गली के तमाम दुकानदार, हलवाई और रसोइये अंदर आने लगे। सबके हाथ में बड़े बड़े थाल और हांडी भरी हुई थी। पकवानों की खुशबू से पूरा घर महक उठा। दरबारी दंग रह गए। अरे ये सब कहां से आ गया? मुल्ला हंसकर बोले, इन सबको मैंने कहा कि आज दावत है और जितना चाहे उतना पकवान भेजो। आपके बनाए खाने की तारीफ दरबार में होगी और आपके दुकान पर भीड़ बढ़ जाएगी। सभी ने मान लिया। अब देखिए, आप खा भी रहे हैं और उनका व्यापार भी चमक रहा है। मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया और असली दावत भी हो गई। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हर कोई कह रहा था, मुल्ला, तुम सचमुच अद्भुत हो। वजीर सिर पकड़कर रह गया और बोला, मुल्ला, तुमसे जीतना असंभव है। लेकिन मुल्ला की आंखों में उस समय एक और चमक थी, मानो उनका असली खेल अभी बाकी हो। जब नसीरुद्दीन की दावत ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में उस दिन का नजारा किसी शाही जलसे से कम नहीं था। हलवाई, रसोइये और दुकानदारों ने इतने पकवान सजाए कि दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। कोई बिरयानी की खुशबू से मदहोश हो रहा था, कोई मलाईदार खीर देख लार टपका रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुल्ला ने बिना एक सिक्का खर्च किए सबको ऐसा भोजन जुटा दिया था जैसे किसी बादशाह की रसोई खुल गई हो। दरबारी तो खा खा कर थक गए, लेकिन मुल्ला वहीं चारपाई पर बैठे मजे से मुस्कुरा रहे थे। वजीर, जो इस पूरी दावत को नाकाम साबित करना चाहता था, आखिरकार हार मान गया और बोला, मुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि चालाकी और अक्ल से वह सब किया जा सकता है जो पैसे से भी नामुमकिन हो। लेकिन अब यह दावत तुम्हारे घर तक सीमित नहीं रहेगी। देखना, इसका असर पूरे शहर में फैलेगा। उसकी बात मजाक लग रही थी, लेकिन अगले ही दिन यह बात सच हो गई। शहर की गलियों में हर कोई नसीरुद्दीन की दावत का किस्सा सुना रहा था। दुकानदार अपने अपने ग्राहकों को गर्व से बताते, अरे मैंने ही तो वो कबाब भेजे थे जो दरबारियों ने खाए। हमारी बिरयानी की खुशबू ने ही तो पूरी महफिल लूट ली। लोग उन दुकानों की तरफ टूट पड़े जिसका नाम दावत में लिया गया। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ गई। हर हलवाई अपने बोर्ड पर लिखवा बैठा, मुल्ला नसीरुद्दीन की दावत का हिस्सा। दावत की कहानी इतनी मशहूर हुई कि आम लोग भी कहने लगे, हम तो मुल्ला की असली दावत में नहीं गए, लेकिन उनके नाम से खाने वाले पकवान हम भी खाएंगे। यानी मुल्ला की दावत पूरे शहर की दुकानों और घरों में फैल गई। अब शहर के बड़े अमीरों और रईसों को अजीब सा डर सताने लगा। वे सोचने लगे, अगर मुल्ला ने हर किसी को मुफ्त में दावत दिलवा दी तो हमारी शान और हमारी पार्टियों का क्या होगा? लोग हमारे भोज में क्यों आएंगे? इसलिए उन्होंने आपस में सलाह की और तय किया कि वे मुल्ला को एक नई चुनौती देंगे। एक दिन दरबार में सुल्तान ने ऐलान किया, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी दावत ने पूरे शहर को हिला दिया है, लेकिन अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि बिना खाने का इंतजाम किए भी तुम शहर को संतुष्ट कर सकते हो। यानी दावत तो होगी, लोग आएंगे, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं होगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया, देखें अब मुल्ला क्या करता है, बिना खाने की दावत। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए शांति से कहा, हुजूर, अगर यही आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। दावत होगी बिना खाने की और लोग संतुष्ट होकर लौटेंगे। दरबारियों को लगा यह नामुमकिन है। दावत का दिन तय हुआ। शहर में उत्सुकता चरम पर थी। हर कोई सोच रहा था, कैसे हो सकती है दावत बिना खाने के? नियत दिन को दरबारियों, अमीरों और शहर के लोग मुल्ला के आंगन में इकट्ठा हुए। इस बार वहां न कोई पकवान था, न कोई दुकानदार, बस कुछ चारपाइयां और एक बड़ा सा आंगन। वजीर हंस पड़ा, लो भाई, देख लो मुल्ला की नई दावत। यहां तो पानी तक नहीं है। मुल्ला खड़े हुए और बोले, जनाब, दावत का मतलब केवल खाने तक सीमित नहीं है।
दावत का असली अर्थ है साथ बैठना, हंसना, बातें करना और पेट से ज्यादा दिल को तृप्त करना। आज की दावत में आप सब खाएंगे नहीं, बल्कि मजा इतना आएगा कि भूख ही भूल जाएंगे। फिर उन्होंने एक अजीब खेल शुरू किया। उन्होंने हर मेहमान को आंखें बंद करने को कहा और बोले, कल्पना कीजिए कि सामने शाही थाल रखा है। उसमें गर्मा गर्म बिरयानी है, मीठी खीर है, मलाईदार कबाब हैं। एक एक कौर को अपने मन में छकिए और स्वाद महसूस कीजिए। लोग हंसने लगे, पर खेल में शामिल हो गए। किसी ने कहा, वाह, मुझे तो सचमुच खीर का स्वाद आ रहा है। दूसरे ने कहा, अरे, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। दरबार हंसी और कल्पना से गूंज उठा। फिर मुल्ला ने मजेदार किस्से सुनाने शुरू किए, इतने मजेदार कि लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। हंसी में भूख कब गायब हुई किसी को पता ही नहीं चला। जब महफिल खत्म हुई तो सभी ने कहा, मुल्ला, यह दावत तो सबसे अलग थी। सचमुच मन और दिल भर गया। सुल्तान भी हंसते हंसते बोले, मुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि अक्ल से असंभव भी संभव हो सकता है। आज तुम्हारी दावत ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लोग अब समझेंगे कि असली तृप्ति भोजन से नहीं, संतोष और हंसी से होती है। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, भूख मिटाने का एक तरीका रोटी है, लेकिन असली भूख मिटाने का तरीका इंसान का दिल है। अगर दिल भर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी दावत मिल जाती है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। खाने का निष्कर्ष, असली दावत सिर्फ खाने में नहीं होती। सच्ची तृप्ति तब मिलती है जब इंसान हंसी, खुशी और संतोष साझा करे। पैसा खर्च करके जो दावत मिलती है वह कुछ समय की होती है, लेकिन दिल से बांटी गई दावत पूरी उम्र याद रहती है। अगली कहानी। जब नसीरुद्दीन ने भूले बिसरे बाजार को चमका दिया, पुराने शहर के उस हिस्से में एक बाजार था जो कभी रौनक से भरा रहता था। वहां मिठाइयों की खुशबू, कपड़ों की खनक, मसालों की महक और खिलौनों की चमक से लोग खिंचे चले आते थे। लेकिन वक्त बदल गया। अब नया बाजार खुल गया था, चौड़ा, साफ सुथरा। वहां रोशनी और सजावट थी। अमीर गरीब सब नए बाजार की तरफ खींचने लगे और पुराना बाजार वीरान होने लगा। दुकानदार दिन भर ऊंघते रहते, मक्खियां उड़ाते और शाम को मायूस लौट जाते। कोई कहता, ये पुराना बाजार अब खत्म हो जाएगा। कोई हंसकर जोड़ देता, अब तो इसे गिराकर कोई सराय या गोदाम बना देना चाहिए। लेकिन उस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठे उसी पुराने बाजार से गुजरे। उन्होंने चारों ओर सुना सुनाया हाल देखा। दुकानदार ऊबे बैठे, दुकानें सुनसान और हवा में उदासी। मुल्ला ने अपने गधे की लगाम खींची और जोर से कहा, अरे वाह, ये तो गजब का राज है। सारे दुकानदार चौकन्ने हो गए। एक ने पूछा, क्या हुआ मुल्ला, कौन सा राज? मुल्ला ने अपनी आंखें छोटी कीं, ऐसे जैसे कोई रहस्य खोलने वाले हों। तुम लोगों को पता ही नहीं, इस बाजार की मिट्टी में सोना छुपा है। इतना सुनते ही सब हैरान। सोना? एक दुकानदार ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, मजाक मत करो। मुल्ला गंभीर स्वर में बोले, मजाक मैं कब करता हूं? यह मिट्टी बेकार नहीं है। आने वाले दिनों में यही बाजार पूरे शहर को चौंका देगा। अब हर दुकानदार की नींद उड़ गई। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या सचमुच यहां सोना है? अगर मुल्ला कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, लेकिन मिलेगा कैसे? मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की और बोले, धैर्य रखो। आज रात यह बात मत फैलाना। बस कल से अपनी दुकानें सजाना शुरू करो। जितनी पुरानी चीजें हैं उन्हें झाड़ पोंछकर बाहर निकालो। मैं बताता हूं असली कमाल कैसे होगा। अगले दिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें चमकाईं। पुराने खिलौने, रंग बिरंगे कपड़े, पुराने जमाने के तांबे के बर्तन और ऐसी वैसी चीजें जो लोग भूल चुके थे, सब बाहर सजाई गईं। मुल्ला ने फिर चाल चली। वह शहर में घूम घूम कर कहने लगे, पुराने बाजार में ऐसी चीजें मिल रही हैं जो नए बाजार में कहीं नहीं, और वहां की मिट्टी में तो सोने की खुशबू है। लोग चौंक गए। सोने की खुशबू? चलो देख ही आते हैं। भीड़ धीरे धीरे पुराने बाजार की तरफ बढ़ने लगी। दुकानदारों ने भी मौका भांप कर दाम ऊंचे रख दिए, लेकिन लोग पुरानेपन और रहस्य से इतने आकर्षित हुए कि खरीदते चले गए। 3 दिन में पुराने बाजार का रंग बदल गया। अब वहां फिर से रौनक लौट आई। भीड़, हंसी ठिठोली और सौदेबाजी की आवाजें गूंजने लगीं। सुल्तान के दरबार तक खबर पहुंची, मुल्ला नसीरुद्दीन ने पुराने बाजार को फिर से जगा दिया है। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे मुमकिन हुआ? जो बाजार मर चुका था उसे उन्होंने जिंदा कैसे कर दिया? दरबारियों ने जवाब दिया, हुजूर,
उन्होंने बस एक अफवाह फैलाई कि मिट्टी में सोना है, और लोगों की सोच बदल गई। सुल्तान ने आदेश दिया, मुल्ला को दरबार में बुलाओ, मुझे देखना है कि यह खेल आखिर है क्या। मुल्ला को बुलाया गया। सुल्तान ने पूछा, नसीरुद्दीन, ये सब कैसे किया तुमने? लोग तो कहते हैं तुमने मिट्टी को सोना बना दिया। मुल्ला हंसकर बोले, हुजूर, सोना तो लोगों के दिमाग में था, मैंने बस उनकी आंखें बदल दी। जो बाजार उन्हें बेकार लगता था वही मैंने उन्हें खजाना दिखा दिया। असल में चीज वही थी, बस नजरिए ने सब बदल दिया। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन यहीं पर एक चालाक वजीर ने सोचा, मुल्ला ने लोगों को मिट्टी में सोना दिखा दिया, अगर मैं इन्हें मात देना चाहता हूं तो इन्हें ऐसी चुनौती देनी होगी जिसमें नजरिया नहीं, असली काम दिखाना पड़े। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मुल्ला ने मिट्टी को सोना बना दिया, ये कमाल है। लेकिन असली हुनर तब साबित होगा जब ये बिना कुछ बेचे, बिना कुछ दिखाए, सिर्फ बातें करके पूरे शहर को खरीदने पर मजबूर कर दें। सुल्तान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, वाह, यह चुनौती दिलचस्प है। मुल्ला, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? मुल्ला मुस्कुराए, दाढ़ी सहलाई और बोले, हुजूर, चुनौती स्वीकार है। अब देखिए, जब लोग खाली हवा भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे। दरबारियों की आंखें फैल गईं। सब बुदबुदाने लगे, खाली हवा बेचकर पैसा कमाएंगे? ये तो नामुमकिन है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। जब नसीरुद्दीन ने हवा बेचकर पूरे शहर को खरीदार बना दिया, दरबार में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। हर तरफ फुसफुसाहट थी कि आज मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर कोई अनोखी योजना बनाई है। लोगों को अभी तक उसकी चालाकी और दावत का किस्सा याद ही था, जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। मगर इस बार बात और भी अजीब थी। नसीरुद्दीन दावा कर रहा था कि वह हवा बेच सकता है। दरबारियों ने यह सुनते ही ठहाका लगाया, हवा बेचोगे? यह भी कोई चीज होती है बेचने की? एक दरबारी हंसते हुए बोला। दूसरा बोला, अरे हवा तो सबको मुफ्त में मिलती है, इसमें बेचने जैसा क्या है? मगर नसीरुद्दीन गंभीर बना रहा। उसने कहा, जनाब, जो चीज सबसे जरूरी हो वही सबसे कीमती होती है, और हवा के बिना इंसान 2 पल भी नहीं जी सकता। तो बताइए, अगर यही हवा मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक दूं, तब उसकी कीमत का अंदाजा लग जाएगा। सुल्तान ने यह सुना तो हंसते हंसते कुर्सी पकड़ ली। नसीरुद्दीन, तुम्हारी बातें मजाकिया जरूर हैं, लेकिन उनमें हमेशा कुछ सच्चाई छुपी होती है। बताओ, यह हवा बेचने का खेल तुम कैसे करोगे? मुल्ला ने हाथ बांधकर झुकते हुए कहा, हुजूर, आज शाम मैं शहर के चौक पर हवा की नीलामी करूंगा। जो भी बोली लगाएगा वही खरीदार होगा, और यकीन मानिए पूरा शहर खरीदार बनेगा। शाम को चौक पर ऐसी भीड़ जुटी जैसी किसी जश्न में होती है। हर कोई जिज्ञासु था, देखें तो सही यह नसीरुद्दीन आखिर क्या बेचता है। नसीरुद्दीन एक ऊंचे मंच पर चढ़ा, हाथ में खाली बोतल ली और बोला, ये देखो, इस बोतल में मैंने ताजी सुबह की हवा कैद की है। ये हवा इतनी शुद्ध है कि इसे सांस में भर लो तो बीमारियां भी भाग जाएंगी। भीड़ हक्की बक्की रह गई। एक व्यापारी आगे आया और बोला, मुल्ला, यह मजाक है या सच? नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, मजाक? जनाब, आप दिन रात सोना चांदी इकट्ठा करते हैं, मगर यह नहीं समझते कि सबसे बड़ा खजाना तो यही हवा है। सोचिए, अगर यह खत्म हो जाए तो आपके सारे खजाने किस काम आएंगे? लोग उसकी बातों पर सोच में पड़ गए। तभी नसीरुद्दीन ने बोला, पहली बोली, इस हवा की बोतल के लिए कौन 5 चांदी देगा? भीड़ चुप रही। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, मुल्ला, मुझे सांस लेने में दिक्कत रहती है। अगर यह हवा सचमुच काम करे तो मैं 5 चांदी दूंगा। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन नसीरुद्दीन ने उस आदमी को बोतल पकड़ा दी। लो, इसे खोलकर सांस लो, फर्क महसूस होगा। बूढ़े ने जैसे ही बोतल खोली, उसने लंबी सांस ली और बोला, अरे, यह तो सच में बड़ी ताजगी भरी लग रही है। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने सोचा शायद इसमें कोई खास दवा मिलाई है। अब तो लोग उत्सुक हो गए। 10 चांदी, एक ने आवाज लगाई। 15, दूसरे ने कहा। धीरे धीरे बोली 100 चांदी तक पहुंच गई। दरबार के जासूसों ने यह सब सुल्तान को जाकर बताया। सुल्तान ने सोचा, देखते हैं यह नसीरुद्दीन की नई चाल क्या रंग लाती है, और वह खुद भेष बदलकर चौक पहुंच गया। नसीरुद्दीन ने उसे पहचान लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने एक और बोतल उठाई और कहा, हुजूरो, यह खास बोतल है, इसमें दरबार की हवा कैद है।
इसे जिसने लिया वह हमेशा दरबार के रहस्यों की खुशबू महसूस करेगा। सुल्तान ने हंसकर बोली लगाई, 50 चांदी। भीड़ चौंकी। कौन इतना बड़ा खरीदार है? नसीरुद्दीन ने बोतल सुल्तान को थमा दी और फुसफुसाकर बोला, हुजूर, आप तो जानते ही हैं कि असली रहस्य हवा में नहीं, दिमाग में होते हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए हवा की बोतल ही काफी है। सुल्तान हंस पड़ा। धीरे धीरे पूरा शहर इन बोतलों का खरीदार बन गया। कोई इसे सेहत की दवा समझता, कोई सौभाग्य का साधन, कोई अमीरी की कुंजी। नसीरुद्दीन हर बोली पर चुटकी लेता, मजाक करता और अपनी चतुराई से लोगों को और उत्साहित कर देता। अंततः सुल्तान ने दरबार में ऐलान किया, आज नसीरुद्दीन ने यह साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सोच है। जो सबसे जरूरी चीज है वही सबसे सस्ती लगती है, मगर अगर कोई उसे अनोखे ढंग से दिखाए तो वही सबसे कीमती बन जाती है। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, हुजूर, असल में मैंने हवा नहीं बेची, बल्कि लोगों को उनकी लालच और जिज्ञासा दिखाई है। असली सौदा उनके दिमाग से हुआ है। पूरे दरबार ने तालियां बजाईं और शहर वाले हैरान रह गए कि वे जो हमेशा मुफ्त पाते आए थे, उसी हवा के लिए उन्होंने सोना चांदी लुटा दिया। इंसान अक्सर उन चीजों की कीमत नहीं समझता जो उसे मुफ्त में मिलती हैं, और कभी कभी समझदारी यही है कि साधारण चीज को भी सही नजरिए से देखा जाए। वहीं से असली दौलत और सीख मिलती है। अगली कहानी। न जब नसीरुद्दीन ने तराजू के पलड़े से किस्मत तोली, न शहर के बाजार में उस दिन असाधारण भीड़ उमड़ी थी। हर दुकान पर ग्राहक थे, हर नुक्कड़ पर गहमागहमी थी और हर ओर से सौदेबाजी की आवाजें आ रही थीं। मगर इस भीड़ भाड़ के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक ही नाम की थी, मुल्ला नसीरुद्दीन। क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी कि आज नसीरुद्दीन कोई ऐसा काम करने वाला है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। लोग कहते थे वह आज एक नया खेल दिखाने वाला है, तराजू से किस्मत तौलने का खेल। दरअसल पिछले दिनों बाजार के कई व्यापारी ग्राहकों को धोखा देने लगे थे। कोई तराजू में कम तोलता, कोई नकली सिक्के चलाता, कोई ऊंचे दाम लगाकर जेब काटता। शहर वाले परेशान थे, मगर किसी में इतना साहस नहीं था कि खुलकर शिकायत करे, क्योंकि व्यापारी सब आपस में मिलजुल कर काम करते थे। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन के कानों तक बात पहुंच गई। उसने सोचा, अगर इन व्यापारियों की चालाकी को उनके ही अंदाज में जवाब दिया जाए तो मजा आ जाएगा। अगली सुबह उसने बाजार में एक पुराना तराजू लाकर बीचों बीच रख दिया। उसके पलड़ों पर चमकते हुए कपड़े का कपड़ा बिछाया और ऊंची आवाज में पुकारा, आइए आइए, आज मुल्ला नसीरुद्दीन आपके भाग्य की तौल करेगा। कोई झूठ नहीं, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ तराजू और किस्मत का सीधा हिसाब। भीड़ तुरंत उमड़ पड़ी। एक औरत आगे आई, मुल्ला, यह किस्मत तौलने का क्या मतलब है? नसीरुद्दीन ने आंखें मटकाते हुए कहा, मतलब यह कि जो इस तराजू पर बैठेगा उसकी किस्मत का वजन निकलेगा। जो भारी किस्मत वाला होगा उसे दौलत और इज्जत मिलेगी, और जिसकी किस्मत हल्की होगी उसका सच सामने आ जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग उत्सुकता से एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक व्यापारी, जिसका नाम हाकिम था और जो अक्सर ग्राहकों को धोखा देता था, आगे बढ़ा। उसने हंसते हुए कहा, तो मुल्ला, मेरी किस्मत तौलकर दिखा दो, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं कितना अमीर और किस्मत वाला हूं। नसीरुद्दीन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जरूर, मगर शर्त यह है कि जो भी अपनी किस्मत तौलवाएगा उसे पलड़े में बैठने से पहले अपने जेब के सिक्के निकालकर सामने रखने होंगे, क्योंकि तराजू सिर्फ सच जानता है। व्यापारी ने सोचा कि यह तो आसान बात है। उसने जेब से सिक्के निकाले और पलड़े में बैठ गया। जैसे ही तराजू झुका, नसीरुद्दीन ने जोर से कहा, अरे देखो तो, इसकी किस्मत कितनी हल्की है कि सिक्के भारी पड़ गए। इसका मतलब है कि यह दौलत का मालिक तो है, मगर ईमान का नहीं। इसकी किस्मत पर धूल जमी है। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। व्यापारी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि लोगों ने उसकी तरफ उंगली उठाना शुरू कर दिया। अब एक गरीब मोची आगे आया। उसने जेब से बस 2 तांबे के सिक्के निकाले और पलड़े पर बैठा। तराजू लगभग सीधा रहा। नसीरुद्दीन ने कहा, देखो, इसकी किस्मत का वजन इतना मजबूत है कि तांबे के सिक्के भी इसके आगे हल्के पड़ गए।
इसका मतलब है कि यह आदमी गरीब जरूर है, मगर किस्मत वाला है, क्योंकि इसमें ईमानदारी का वजन है। लोग ताली बजाने लगे और गरीब मोची का मान बढ़ गया। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। जिनके पास ज्यादा दौलत थी मगर चालाकी भी थी, उनका पलड़ा हल्का पड़ता, और जो सच्चे और ईमानदार थे उनकी किस्मत का पलड़ा भारी हो जाता। धीरे धीरे पूरा बाजार समझने लगा कि नसीरुद्दीन ने यह खेल सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई उजागर करने के लिए शुरू किया है। मगर असली मजा तब आया जब शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हाजी मिर्जा आगे आया। वह इतना अमीर था कि उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती थी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी किस्मत तौल लूं और भारी निकलूं तो मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। उसने जेब से सोने की मुट्ठियां निकाली और पल्लड़े पर बैठ गया। तराजू का सूचक बीच में ही अटका रह गया, न ऊपर झुका न नीचे। लोग हैरान रह गए। सबकी निगाहें नसीरुद्दीन पर टिक गईं। नसीरुद्दीन ने पलड़े को गौर से देखा और जोर से बोला, ये देखो, इसकी किस्मत बीच में अटकी है, न पूरी तरह साफ है न पूरी तरह गंदी। इसका मतलब है कि यह आदमी कभी ईमानदारी का दिखावा करता है और कभी चालाकी का खेल। असल में यह किस्मत से ज्यादा अपने लालच का गुलाम है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या सचमुच यही वजह है कि हाजी मिर्जा इतना अमीर होते हुए भी कभी चैन से नहीं सोता। हाजी मिर्जा का चेहरा उतर गया, मगर वह कुछ बोल नहीं पाया। सुल्तान तक जब यह खबर पहुंची कि नसीरुद्दीन बाजार में तराजू से किस्मत तौल रहा है और लोग सच जानने लगे हैं, तो उसने भी सोचा, चलो देखा जाए कि यह किस्सा आखिर है क्या। सुल्तान भेष बदल कर आया और नसीरुद्दीन से बोला, मुल्ला, मेरी किस्मत भी तौलो। नसीरुद्दीन ने तुरंत उसे पहचान लिया, लेकिन जताया नहीं। उसने कहा, हुजूर, आपकी किस्मत तौलने के लिए तराजू छोटा पड़ जाएगा, मगर एक उपाय है। आप अपने दरबार के फैसलों को पलड़े पर रखिए। जो सही और न्यायपूर्ण फैसले आपने किए हैं वे आपके किस्मत के सिक्के हैं। सुल्तान मुस्कुरा दिया। उसने समझ लिया कि नसीरुद्दीन का यह खेल असल में एक आईना है जिसमें हर कोई अपनी सच्चाई देख रहा है। उस दिन से बाजार के व्यापारी सतर्क हो गए। उन्होंने कम तोलना छोड़ दिया, क्योंकि लोग अक्सर मजाक में कहते, जरा जाकर नसीरुद्दीन के तराजू पर तौल लो, पता चल जाएगा असली वजन। नसीरुद्दीन फिर अपनी अदा में मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, तराजू का काम सिर्फ चीजें तौलना नहीं, बल्कि इंसान का जमीर भी तौलना है। फर्क सिर्फ इतना है कि चीजें आंखों से तौली जाती हैं और जमीर दिल से। भीड़ तालियों और हंसी से गूंज उठी। जब नसीरुद्दीन के तराजू ने सुल्तान के दरबार में बड़ा भेद खोल दिया, सुल्तान के दरबार में उस दिन असामान्य हलचल थी। दरबारियों की आंखें बड़ी और कान फुसे हुए थे, क्योंकि शहर के व्यापारी नसीरुद्दीन के किस्मत तराजू के किस्सों के साथ दरबार में पहुंचे थे। हर कोई यह देखना चाहता था कि वही तराजू सुल्तान के दरबार में क्या भेद खोलता है। नसीरुद्दीन खुद मुस्कुराते हुए दरबार में दाखिल हुआ। उसके साथ वह पुराना लकड़ी का तराजू और कुछ चमकती छोटी छोटी बोतलें भी थीं। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, नसीरुद्दीन, यह तराजू अब मेरे दरबार में क्यों है? क्या तुमने मेरी किस्मत तौलने का निश्चय कर लिया है? मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, यह सिर्फ आपकी किस्मत नहीं, बल्कि दरबार के सारे फैसलों की असली तौल है। आज यह बताएगा कि कौन ईमानदार है और कौन लालच में फंसा है, और इसका असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे। नसीरुद्दीन फिर से चालाकी करने वाला है। शायद अब सुल्तान की चालाकी भी सामने आए। मुल्ला ने तराजू को दरबार के बीच में रखा। पलड़े पर कुछ पुराने दस्तावेज और फैसले रखे। उसने सुल्तान को बुलाया और कहा, हुजूर, अब आप अपना हाथ इस पलड़े पर रखिए। जो फैसला सही और न्यायपूर्ण हुआ है वह आपको भारी बनाएगा, जो गलत हुआ है वह हल्का करेगा। सुल्तान ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, फिर हाथ रखा। तराजू का सूचक धीरे धीरे झुकने लगा। सुल्तान की भौहें तनी, दरबार में सन्नाटा छा गया। नसीरुद्दीन ने जोर से कहा, देखो हुजूर, यह तौल कह रही है कि आपके पिछले कुछ फैसले न केवल न्यायपूर्ण थे, बल्कि राज्य के लिए लाभकारी भी रहे। मगर कुछ हल्के पलड़े यह दिखा रहे हैं कि कुछ निर्णय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए लिए गए। दरबारियों के चेहरे गंभीर हो गए। सुल्तान ने पूछा, कौन से फैसले नसीरुद्दीन? मुल्ला ने ध्यान से पलड़े की तरफ इशारा किया। इन दस्तावेजों में जो जमीन और कर का निर्णय लिखा है उसे देखिए। कुछ तो सीधे किसानों और गरीबों के हक में हुए, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अमीरों और दरबारी अपने फायदे के लिए बढ़ा चुके।
सुल्तान ने दस्तावेजों को देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे एहसास हुआ कि कई दरबारी उसे भ्रमित करते रहे, उसे सिर्फ बहलाते रहे, जबकि लोग और राज्य पीड़ित हुए। मुल्ला ने चालाकी से कहा, हुजूर, तराजू केवल सच्चाई दिखाता है। यह नहीं बताता कि कौन अच्छा है या बुरा, बल्कि बताता है कि जो आपने किया वह सच के कितने करीब है। अब समय है कि आप अपने निर्णयों पर फिर से गौर करें। दरबारियों ने इस पर आपस में बहस शुरू कर दी। कुछ बोले, मुल्ला सही कह रहे हैं, हमें अपने फैसलों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। कुछ हिचकिचाए, लेकिन अगर सुल्तान को यह सब पता चल गया तो हमारी स्थिति। सुल्तान ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारा यह खेल सचमुच अद्भुत है। इसने न केवल मेरे फैसलों की परख कर दी, बल्कि दरबारियों के इरादों की झलक भी दिखाई। अब मैं समझ गया कि असली शक्ति न्याय में है और चालाकी में नहीं। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराया और बोला, हुजूर, कभी कभी सच्चाई को दिखाने के लिए इंसान को केवल एक आईना चाहिए और कभी कभी एक तराजू। आज यह तराजू दरबार के हर सदस्य का आईना बन गया। दरबार में सभी तालियां बजाने लगे। कुछ दरबारी शर्मिंदगी से नीचे झुक गए। कुछ राहत महसूस कर रहे थे कि अब सुल्तान को सच्चाई समझ में आ गई। सुल्तान ने नसीरुद्दीन की ओर देखते हुए कहा, मुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि न्याय और ईमानदारी किसी तलवार या पैसे से नहीं, बल्कि सच्चाई और सोच से कायम होती है। आज यह तराजू केवल लकड़ी का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का भी तौलने वाला बन गया है। मुल्ला ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली न्याय वही है जो लोगों को संतोष और विश्वास दे, और असली ईमानदारी वही है जो केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए काम आए। सुल्तान ने आदेश दिया कि अब से हर फैसले को सार्वजनिक किया जाए और जो भी निर्णय जनता या गरीबों के खिलाफ हो, उसे सुधारने का अवसर दिया जाए। दरबार में यह अनुभव इतना गहरा था कि लोगों ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन का तराजू केवल लकड़ी का नहीं, बल्कि हमारी चेतना का भी तौलने वाला है। मुल्ला ने वहीं रहस्यमयी मुस्कान दिखाई और धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गए, जैसे कोई नया खेल शुरू करने की योजना बना रहे हों। कहानी का निष्कर्ष, सच्चाई और ईमानदारी किसी भी शक्ति या दौलत से बड़ी होती है। अगर इंसान न्याय और सही फैसलों को महत्व दे, तो उसकी असली ताकत उसका चरित्र होता है, और यही समाज की असली खुशहाली का आधार है। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने आंख बंद करके सुल्तान की चुनौती स्वीकारी, दरबार में उस दिन बड़ा ही असामान्य माहौल था। सुल्तान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठकर कानाफूसी कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुल्तान आज कौन सी नई चालाकी या चुनौती सामने रखने वाले हैं। तभी सुल्तान ने अपनी ऊंची आवाज में ऐलान किया, दरबारियों, आज मैं तुम सबको एक अजीब और कठिन चुनौती सुनाने वाला हूं। जो इस चुनौती को पार करेगा, उसे मैं सोने से तौल दूंगा, और जो असफल होगा, उसका मजाक पूरी दुनिया में उड़ेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई सोचने लगा कि कहीं यह तलवारबाजी की परीक्षा तो नहीं। कोई सोच रहा था शायद कोई मुश्किल पहेली। इतने में सुल्तान ने अपनी बात पूरी की। चुनौती यह है कि जो भी मेरी परीक्षा देगा, उसे आंख बंद करके मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल साधारण भी हो सकते हैं और उलझन भरे भी, लेकिन याद रखो, आंख बंद करने का मतलब है तुम्हें न तो इशारे दिखेंगे और न ही चेहरे पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ दिमाग और हाजिर जवाबी से ही जीतना होगा। सारे दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके माथे पर पसीना छलक आया। आंख बंद करके सवालों का जवाब देना आसान नहीं था। इतने में पीछे से एक परिचित हंसी गूंजी। हुजूर, अगर आंख बंद करके जवाब देना है तो यह खेल तो मेरे लिए ही बना है। दरबारियों की गर्दनें घूमी और सबकी नजरें उस आदमी पर टिक गईं। मुल्ला नसरुद्दीन। उसकी अदा ही निराली थी। वह हाथ में अपनी पुरानी टेढ़ी छड़ी लिए, चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास लिए आगे बढ़ा। सुल्तान मुस्कुराए। मुल्ला, मुझे पता था तुम ही इस खेल में उतरोगे। तो बताओ, क्या स्वीकार करते हो चुनौती? नसरुद्दीन ने आंखें बंद कर लीं और बोला, हुजूर, मैंने तो बचपन से ही बंद आंखों से दुनिया देखी है, क्योंकि लोग अक्सर खुली आंखों से धोखा खाते हैं। लेकिन मैं आंखें बंद करके सच समझ जाता हूं। चुनौती स्वीकार है। दरबार हंसी और ताली की आवाज से गूंज उठा। सुल्तान ने पहली परीक्षा शुरू की। मुल्ला, बताओ, मेरे दाहिने हाथ में क्या है?
नसरुद्दीन ने पलक झपकाए बिना आंखें बंद किए ही जवाब दिया, हुजूर, आपके दाहिने हाथ में वही चीज है जो हर सुल्तान के दाहिने हाथ में होती है, या तो ताकत का अहंकार या फिर ताज का बोझ। लेकिन अगर चीज पूछ रहे हैं तो शायद आपकी अंगूठी होगी, जिसे आप कभी उतारते नहीं। सुल्तान हक्के बक्के रह गए। सचमुच उनके हाथ में वही अंगूठी थी। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सुल्तान ने तुरंत दूसरा सवाल दागा, ठीक है मुल्ला, अब बताओ मेरे पीछे कितने